चलो तो खैर आज की क्लास को फिर स्टार्ट करते हैं। डिटरमिन लेक्चर नंबर 4। आज कोई बताएगा कौन सी वैरायटी पर हम आ चुके हैं? 7। सेवन। वैरायटी नंबर 7। और वैरायटी नंबर 7 होगी हमारी इक्वेशन सॉल्विंग, जिसका थोड़ा सा ट्रेलर हमने देखा था वैरायटी 1 में, इफ यू रिमेम्बर। अब वो आ चुका है अपना एग्जैक्ट वैरायटी। ठीक है, तो हम इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन सॉल्विंग। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। ये जो हम कर रहे डिस्कस वो है एन लीनियर इक्वेशंस, और कितने अननोन होंगे? एन अननोन। एन लीनियर इक्वेशन और एन अननोन। जनरली हमारे सिलेबस में 2x2 और 3x3 ही है। मतलब 2x2 मतलब दो इक्वेशन दो वेरिएबल, जो तुमने बचपन में भी पढ़ा हुआ है। और 3x3 मतलब तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल। ठीक है, ये है हमारी वैरायटी नंबर 7 का नाम। बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि इस वैरायटी, ये एक ऐसी वैरायटी जिससे 100% क्वेश्चन आएगा। 100% क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन एनी एग्जाम। विल बी आस्क्ड, तो इसकी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि क्वेश्चन तो तुम्हें ढेरों मिलेंगे, ढेरों पीवाईक्यू भरे पड़े हैं। ठीक है, 100% क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस वैरायटी। ठीक है, चलो तो इसकी थ्योरी को अच्छे समझते हैं, क्योंकि इसकी थ्योरी ही बच्चों को क्लियर नहीं है। रीजन उसका ये है कि हमारी बहुत सारी जो स्टैंडर्ड किताबें, सिंगेज ले लो जो तुम पढ़ते हो, या जो कोई भी अच्छी अच्छी किताब है, उसमें भी ना टर्मिनोलॉजीज को गलत समझाया हुआ है, और आंसर्स थोड़े से गड़बड़े उसमें दिए हुए, ऐसे कुछ कुछ सवाल है। ठीक है, तो इसकी थ्योरी को आज बहुत अच्छे समझ लेना। ये अपने एडवांस, प्रो एडवांस लेवल सब में काम आएगी, और एनसीईआरटी लेवल तक में भी काम आएगी। ओके, तो करें स्टार्ट। कैन वी स्टार्ट नाउ वैरायटी नंबर 7? यस सर। यस ठीक सर। है, सबसे पहले ना इसको अपन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इस वैरायटी को मैं अलग अलग वैरायटी नेम नहीं दे रहा हूँ, जरूरत नहीं है, क्योंकि तो अपन अलग अलग सेक्शन में, ये अपना टाइप 1 स्टार्ट होगा, जिसके अंदर अपन बस टर्मिनोलॉजी समझेंगे कि कौन कौन सी वो टर्मिनोलॉजी यूज होती है क्वेश्चन फ्रेमिंग में, इन क्वेश्चन फ्रेमिंग। ठीक है, थोड़ी सी अंग्रेजी का काम आ जाएगा अब यहाँ पे। तुम्हारी कितनी अंग्रेजी अच्छी है वो तो पता चल जाएगा थोड़ी सी देर में, बट इन क्वेश्चन फ्रेमिंग कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज है जिनको तुम्हें समझना पड़ेगा, और ये टर्मिनोलॉजी मैं सभी पीवाईक्यूज को लेते हुए बता रहा हूँ, ये कहीं बुक में दी नहीं है। अच्छा, आईआईटी कितने सालों से चल रहा है? आईआईटी की एग्जाम, आईआईटी में एडमिशन के लेने के लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम, किसी को पता है कितने साल हो गए? 1985 से। 1985 से चल रहा है। सर अच्छा, 1951 से। 1951। ओह, क्या बात है। एक बार सर्च करना, देखना कब पहला पेपर हुआ था। ठीक है, जितना मुझे याद है सबसे पहला पेपर आईआईटी खड़गपुर अपना अलग से पेपर लेता था। ठीक है, वहां से स्टार्ट हुआ था, मतलब एग्जैक्ट ईयर मुझे याद नहीं है, 1960 या वहां से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब तो पेपर उसके मिलेंगे भी नहीं, सब्जेक्ट बहुत सारे पेपर अब मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है। जो तुम पीवाईक्यू बुक करते हो ना, उसमें तो बहुत लिमिटेड होता है, शायद 1985 1990 से ही दिए हुए रहते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तुमने देखा है किसी ने पीवाईक्यू बुक में सबसे पुराना 78 क्वेश्चन? से सर, अच्छा, 78। 78 का भी है। ठीक है, पर उसके पहले से चालू हो चुका था, जिसके पेपर मेरे पास तो है कुछ क्वेश्चंस, जब मैं तैयारी करता था तब थे मेरे पास। अब तो किताबों में वो डालते भी नहीं है। खैर, व्हाट आई मीन टू से इज कि तब से अब तक में जितनी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, उसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज हुई है, इस वैरायटी पे बेस्ड जब भी जेई ने क्वेश्चन बनाया है, वो टर्मिनोलॉजी के नाम क्या है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मतलब इसके अलावा भी कोई नया टर्मिनोलॉजी वो यूज कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अब ये रिपीटेडली वर्ड्स यूज हो रहे हैं, और ये बहुत सारे नाम है, अभी तुम्हें समझ में आएगा। पहला है कंसिस्टेंट। नाम तो तुमने भी सुना होगा, सुना है किसी ने कंसिस्टेंट? यस सर। 10th में पढ़ा होगा शायद। हाँ सर, हाँ, पढ़ा था। कंसिस्टेंट इन। हाँ चलो, पढ़ा वो पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। कंसिस्टेंट हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया। कंसिस्टेंट होगा तो ऑब्वियसली इनकंसिस्टेंट भी होगा। तीसरा, यूनिक सॉल्यूशन। ये पढ़ा है वर्ड, बहुत सारे तो सुने होंगे तुमने। हाँ सर, पढ़ा था और 10। अगर यूनिक पढ़ा है तो एक नो सॉल्यूशन भी पढ़ा होगा, और अगर नो सॉल्यूशन पढ़ा है तो फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया?
एक से ज्यादा पर इंफिनिटी नहीं है, फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यूनिक से अलग होता है। फिर आ जाएगा ऑब्वियसली, तुमने फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन नहीं देखा होगा, नाम सुना है? हाँ ये भी सर आया है सुना है। ऑप्शन में, सुना है, चलो बढ़िया। ये सब जेई में ये टर्मिनोलॉजी यूज हुई है, स्पेशली आईआईटी जेई में और जेई मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, इन दो मेन एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ। इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऑब्वियसली, और कोई वर्ड? इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? ये बिट्स में बहुत यूज हुआ है ये टर्मिनोलॉजी। डिपेंडेंट, डिपेंडेंट के बाद अपन ले लो, फाइनली हो गया, हाँ, जीरो सॉल्यूशन। अब जीरो सॉल्यूशन का मतलब क्या है वो भी समझेंगे, लैंग्वेज का खेल है भाई। नेक्स्ट लिख रहा हूं, नॉन जीरो सॉल्यूशन, ठीक है। 11वां, डज नॉट हैव अ जीरो सॉल्यूशन, या डू नॉट या डज नॉट, जो भी अंग्रेजी में यूज करो तुम, हैव अ जीरो सॉल्यूशन। कुछ फर्क है? मजा आएगा इन तीन टर्मिनोलॉजी में, और ये जेई में यूज हुआ है। तीनों में फर्क है थोड़ा थोड़ा। सबसे समझेंगे इसको, सेट्स के थ्रू समझेंगे कौन किसका सबसेट बन सकता है एंड ऑल, तो ज्यादा क्लियर होगा तो एक अपन एक पूरा वेन डायग्राम बना देंगे, तुम बोलोगे तो, समझने के लिए। इसी के नीचे ही लिखते या यहीं लिख लेते हैं? ट्रिवियल सॉल्यूशन, अब ट्रिवियल बोलो ट्राइवियल बोलो, जो बोलना है बोलो, मैं तो ट्रिवियल सॉल्यूशन बोल रहा हूँ। ये नहीं सुना होगा, सुना किसने ट्रिवियल सॉल्यूशन? नहीं सुना होगा शायद, ये वर्ड्स तुम्हारे लिए नए हाँ हो। सर, सुना है ट्रिवियल। अच्छा सर सुना है, सुना है। क्या होता है मतलब? मतलब वो ऐसा ऐसे ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं सुना, बट ट्रिवियल प्रूफ या ऐसा कुछ सुना है। तो ट्रिवियल क्या होता है वो बताओ। मतलब ऐसे ऑब्वियस जैसा, मतलब ऑब्वियस तो नहीं कोई। चलो कोई नहीं, तुम अंग्रेजी का थोड़ा उसको फील कर रहे हो, मैं मैथ्स के थ्रू ट्रिवियल का मतलब एक होता है, जैसे अपन ने पढ़ा था ना साइफर। साइफर का मतलब मैंने बताया था, याद है किसी को पीएनसी में? साइफर का हाँ, मतलब ऐसे तो जीरो। होता है सर कोडिंग, जीरो। डिकोडिंग, पर वहां वो पे मैथ्स जीरो में उसको वाला। जीरो के लिए बोला जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। डू नॉट हैव अ ट्राइवियल सॉल्यूशन, ठीक है। ऑलमोस्ट मैंने सभी टर्मिनोलॉजी यूज कर ली है, और इसी के इर्द गिर्द अपना पहले अंडरस्टैंडिंग होगी, फिर उसके बाद थ्योरी आएगी, क्योंकि क्वेश्चंस तो उसके बाद करेंगे ना, पहले तो इनको समझ तो लो, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा तुम हर क्वेश्चन में फिर अटकोगे। तो एक बार थोड़ी सी अंग्रेजी समझ लेते हैं, मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू इनका क्या क्या मतलब होता है, ठीक है। कुछ इसमें से तुमने पढ़ा है, डेफिनेटली पढ़ा है। क्या क्या पढ़ा है? थोड़ा सा मैं चलो एक चार्ट बना देता हूँ तुम्हें, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशंस की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, ये जो अपन पढ़ रहे हैं ना, ये लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहे हैं। सर अगर क्वाड्रेटिक दे दिया, कुछ वन अपॉन दे दिया, तो वो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन लीनियर इक्वेशन में बदलेगा। याद रखना, आफ्टर सब्स्टिट्यूशन भी लीनियर इक्वेशन में बदल सकता है। हम जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ लीनियर इक्वेशंस के लिए ही टेक्निक पढ़ेंगे, तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल सॉल्विंग, क्रैमर्स रूल जो पढ़ा था वो सब इसी में आएगा, वो सब लीनियर इक्वेशंस के लिए। आफ्टर सब्स्टिट्यूशन भी लीनियर इक्वेशंस बन सकती है, ठीक है। पहला जो डिवीजन जो शायद सबने पढ़ा है, जिसका नाम मैंने रखा हुआ है लीनियर इक्वेशंस की सॉल्विंग में, पहला क्या आता है पता है ना? कंसिस्टेंट। और दूसरा क्या आता है? इनकंसिस्टेंट। किसको पता है इनकंसिस्टेंट का मतलब? नो सॉल्यूशन। वो पैरेलल लाइन। हाँ, नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन, मतलब दोनों एक ही बात हो गई, इनकंसिस्टेंट बोलो नो सॉल्यूशन बोलो, बात एक ही है। पर जब कंसिस्टेंट बोलते हैं तो तुम्हें पता है दो केस बनते हैं कंसिस्टेंट के अंदर, दो आते हैं, कौन कौन से? थोड़ा फाइनाइट। बहुत तो पढ़ा है तुमने यार, ऐसा मत बोलो। हाँ बोलो। यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइट। बिल्कुल, मेन दो आते हैं, फाइनाइटली मैनी भी इसी का ही केस है, ठीक है। पर फाइनाइटली मैनी कब होता है वो अपन समझेंगे, वो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन निकल के आता है, इनमें नहीं आता है, ठीक है। तो अभी मैं वो नहीं लिखूंगा यहाँ पे। लीनियर इक्वेशन प्रॉपर है विदाउट एनी सब्स्टिट्यूशन, तो अभी हम देख रहे हैं एक यूनिक, और इधर आ जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन।
ठीक है, अब यूनिक सॉल्यूशन को ही इंडिपेंडेंट बोला जाता है, सॉल्यूशन इज इंडिपेंडेंट, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन को बोला जाता है डिपेंडेंट सॉल्यूशन। ये वर्ड रेयर है पर यूज हुए हैं इसलिए लिखवा रहा हूं। अब क्यों बोलते हैं डिपेंडेंट, तो तुम ऐसे समझ सकते हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन जब भी आता है ना तो आंसर ऐसे आते हैं, जैसे x की वैल्यू है कुछ 2k, y की वैल्यू कुछ 3k है और z की वैल्यू k है। तो ये डिपेंडेंट हो गया ना एक तरीके से कि k की वैल्यू रखोगे तो x y z की वैल्यू निकलेगी, होगी इनफाइनाइट। इस रीजन से ऐसे आंसर्स आते हैं। कब आएंगे ऐसे आंसर्स इन जनरल, तुमने कभी देखा है? हाँ बिल्कुल, जब इक्वेशन होगी 2 और वेरिएबल होंगे 3, जब इक्वेशन होगी 1 वेरिएबल होंगे 4, इस टाइप के जब भी रहते हैं तो अपन को इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलते हैं ना, उसी तरीके से मतलब समझ लो एक तरीके से। और क्योंकि वो किसी के की टर्म्स वगैरह में आते हैं तो हम उसको डिपेंडेंट सॉल्यूशंस की कैटेगरी में लेते हैं। ठीक है, तो ये बस नाम याद रखने अभी तो कि किसका क्या क्या नाम है। अब इसके अंदर भी अब और कैटेगरी आएगी, ठीक है, अब उसको अपन अलग से ही समझेंगे। खैर, या चाहो तो एक और बना लेते हैं, बस यूनिक सॉल्यूशन के अंदर ना एक चीज और आता है और वो है ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब ट्रिवियल सॉल्यूशन सर यूनिक कॉमन सॉल्यूशन है। क्या बेटा? सर ट्रिवियल सॉल्यूशन कॉमन सॉल्यूशन हो जाएगा। नहीं, ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब होता है तीनों जीरो। तीनों जीरो, ठीक है, ट्रिवियल मतलब तीनों जीरो। ठीक है, तो अगर हमें यूनिक सॉल्यूशन मिले और वो सॉल्यूशन भी कौन सा मिले, 0,0,0, अगर 3 वेरिएबल में बात करें, 2 वेरिएबल में बात करें तो 0,0, वैसे 4 वेरिएबल की बात करें तो चारों जीरो, इस टाइप से। ठीक है, अगर सब जीरो अगर अपने को मिलते हैं तो हम बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। कोई और सॉल्यूशन होगा क्या 0,0,0 के अलावा? बोलो नहीं, क्योंकि यूनिक के कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, अब और भी बहुत सारे नाम हैं, इसको समझने के लिए तुमने कब ये वर्ड्स पढ़े थे बताओ, 10th तक में तुमने ये वर्ड्स कब पढ़े थे? मैं उसी से इनको रिकैप करवाता हूँ, हर एक चीज को क्या होता है इनका मतलब। कब पढ़े थे तुमने ये नाम? कंसिस्टेंट, यूनिक, इनकंसिस्टेंट, कौन से पार्ट में पढ़े थे? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन एंड टू हाँ, इनटू टू वेरिएबल। ठीक है, तो समझने के लिए 3 वेरिएबल बहुत हाईफाई लगता है, क्रेमर्स रूल पता नहीं डिटरमिनेंट क्या क्या है, समझने के लिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल लेते हैं ताकि तुम उनको स्ट्रेट लाइन से भी कंपेयर कर सकोगे। ठीक है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम बहुत अच्छे से समझेंगे ताकि तुम कभी भूलो ही नहीं। और थ्योरी बस जो हम पढ़ रहे हैं वही लेना, किसी भी किताब से मत पढ़ना, कंफ्यूज हो जाओगे। और गलत भी दिया है, आंसर सही निकलेंगे उनके, पर थ्योरी वाइज तुम्हें लगेगा ये तो इन्होंने गलत किया है। ठीक है, तो समझते हैं, एग्जांपल्स दे रहा हूं बहुत सारे, ठीक है, उसके थ्रू समझते हैं। किस किस टाइप की लाइंस हो जाती है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में? किस टाइप की लाइन से होती है? तीन टाइप की बेस। हाँ, बेसिकली 3 टाइप की लाइंस होती है। ठीक है, तो उसी के मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं। पहला, एक्स प्लस वाई इक्वल टू ले लो 3, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। नहीं, रुको 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 रुको, ये वाला ले लेते पहले, जीरो वाला, ताकि वो जीरो वाला समझना। ये पहला अपना एग्जांपल है, मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा, फिर हम उनको कैटेगरी में डिवाइड करेंगे कि इसके सॉल्यूशंस को क्या बोलेंगे। जैसे पहला वाला किस कैटेगरी में जाएगा, कुछ सर नाम उनमें से। हाँ, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, वन साइडेड The लाइन। dependent. डिपेंडेंट बोलो, इनफाइनाइट बोलो, Infinite इनकंसिस्टेंट solution. किसको दिख रहा है भाई? इनकंसिस्टेंट किसको दिख रहा है? इसके नो सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइट है? इनफाइनाइट है। क्या बोल रहे हो बेटा, दिमाग लगाओ, गुड मॉर्निंग हो ही नहीं है अभी तुम्हारी शायद सुबह की। नेक्स्ट, x प्लस 4y इक्वल्स टू 0, x माइनस y इक्वल्स टू 0। ठीक है, थर्ड, x प्लस y इक्वल टू 5, 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। चौथा, x प्लस 5y इक्वल टू 7, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। ये सब अपन 10th का पार्ट पढ़ रहे हैं अभी, पता है, पर तुमने उतना डेप्थ में पढ़ा ही नहीं होगा इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ रहा है ये सब।
ऑब्वियसली उस समय इतना जरूरी नहीं होता था, बस बेसिक तुमने पढ़ लिए थे, कंडीशंस पढ़ लिए थे, वो कंडीशंस भी लिख दूंगा मैं अभी, ठीक है, 2 वेरिएबल वाली, थोड़ा रिकैप कर लेंगे 10th क्लास का। और क्या बचा? हम्म ये जीरो वाला भी हो गया, सेम वाला भी हो गया, अलग वाला भी हो गया। ये 5 चीजों के इर्द गिर्द घूमेगी ये टर्मिनोलॉजी, जिसको हम 3x3 में भी समझेंगे। ठीक है, अब 3x3 या 2 ये समझने से पहले मुझे 2x2 की तुम्हें कुछ कंडीशंस पता है कि नहीं, पहले तो वो बताओ। क्या होती थी 2x2 की कंडीशंस, किसी को याद है? वो A1/A2 इक्वल। हाँ हाँ हाँ, वो याद है किसी को? हाँ सर। चलो तो जरा मुझे बता दो क्या होती थी, जरा मैं भी तो समझू। पैरेलल के लिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। बिल्कुल बिल्कुल, बस बस बस, याद आ गया याद आ गया। चलो 2x2 में पहले जो तुमने पढ़ा हुआ है वो देख लेते हैं, मैं आऊंगा भी उन सवालों पे, ठीक है, पहले हम रिकैप तो कर ले भाई, कि बेसिक भी पता है कि नहीं पता है तुम्हें। हालांकि स्ट्रेट लाइंस को बना के भी तुम फील कर सकते हो, ठीक है, याद करना ही नहीं है अगर तुम। एक ये ले लेते हैं, हमने इक्वल टू में रखा था, किसी को याद है? वैरायटी नंबर 1, हाँ क्या हमने कांस्टेंट को इक्वल टू में हाँ रखा सर। था ताकि क्रैमर्स रूल भी लग सके? तब तो मैंने क्रैमर्स रूल के थ्रू बताया था, तब ये प्रश्न भी आया था कि डिनोमिनेटर 0 हो गया इनफाइनाइट तो क्या होगा। तो उसमें ना अपन पहले चेकिंग करते हैं एक्चुअली, वो सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम यूज करते हैं क्रैमर्स रूल। इन जनरल तो हमारी चेकिंग होगी, जिसमें से पहला, अब बताओ जल्दी से, इनकंसिस्टेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन। क्या होती है उसकी कंडीशन? A1/A2 B1/B2 must not be equal to C1/C2। यही होती है ना? क्विकली बोलो। हाँ सर। आगे भी पढ़ना है, सिर्फ रिवीजन थोड़ा कराता रहूंगा, अभी तक तो अपने चालू ही नहीं करा है, देखा जाए एक्चुअली में तो पार्ट, ये तो बस तुम्हारे FOM चल रहा है इक्वेशंस के नाम पे। और इस पे एक FOM मैंने पहले भी बताया था, पहले तो याद कर लो, ये पैरेलल लाइंस की बात हो रही है। दूसरा पॉइंट जो इसमें इंपॉर्टेंट है, डिनोमिनेटर कैन बी जीरो, याद है? हाँ सर। किसी को हाँ याद है? सर, हाँ सर। अब जिसने रेशियो मुझसे में पढ़ा, जीरो हो सकता है। हाँ अपन एग्जांपल्स के थ्रू मैं समझा दूंगा, क्योंकि कुछ नए बच्चे भी हैं या जिसने उस समय नहीं सुना हो, तो भी हम देखेंगे। तो डिनोमिनेटर कैन बी जीरो, ठीक है। अब क्योंकि एक्चुअल में क्यों हो सकते हैं डिनोमिनेटर जीरो, क्योंकि इनके कोफिशिएंट जीरो हो सकते हैं, बस इस रीजन से। ठीक है, दूसरा कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट के अंदर 2 कैटेगरी आती थी। सर आपकी आवाज चली गई। ओ, अभी आ रही है आवाज बेटा? यस सर। हाँ, अभी हल। ठीक है, तो मैंने अभी कुछ नहीं बोला, सिर्फ कंसिस्टेंट वर्ड लिखा है, ठीक है। कंसिस्टेंट में 2 टाइप की कैटेगरी आ जाती है। पहला आएगा इसके अंदर अपना डिपेंडेंट, डिपेंडेंट मतलब ही इनफाइनाइट, अगर भूल जाओ तो भाई इनफाइनाइट मीन तो याद ही रखो। और एक आएगा यूनिक, यूनिक मतलब ही इंडिपेंडेंट। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में घुस जाए, ठीक है। कोई नई चीज आती है ना, उसको बार बार लिखना पड़ता है, बोलना पड़ता है, सुनना पड़ता है, देखना पड़ता है, तब जाके याद होता है, ठीक है। क्या होता है भाई इनफाइनाइट सॉल्यूशन का? A1/A2 B1/B2 C1/C2। ये कब होता है बताओ? कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। इस पे IIT JEE पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। आप क्रैमर्स रूल के थ्रू भी कर सकते हो, पर ये बेसिक चीज पे IIT JEE का PYQ है, और जितना मुझे याद है मल्टीपल करेक्ट में आया, ठीक है, कुछ साल पहले, अभी नहीं। तो हल्के में कुछ मत लेना, हालांकि हालांकि ये अपना क्लास 10th के रिवीजन हो रहा है। यूनिक, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। फिर C1/C2 के बराबर हो क्या है? C1/C2, C1 C2 की वैल्यू क्या है? डजंट मैटर, ये तो पता होगा शायद, सिर्फ ये 2 चीज। और इसी को अपन बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, क्योंकि पैरेलल होगी नहीं, कोइंसिडेंट होगी नहीं, तो इंटरसेक्ट ही करेगी अगर इनके रेशियो बराबर नहीं है तो, ठीक है। C1 C2 उसमें नजरअंदाज रहता है, उसमें हम कंसीडर नहीं करते, जीरो हो जाए तो भी चलेगा। ये याद आ गया सभी को? क्या ये समझ आ गया सभी को? जवाब दो। हाँ सर। ठीक है, चलो ये हो गया। अब बात करते हैं अपने इन टाइप्स की।
फिर मैं इसको अच्छे से और समझा भी दूंगा, ठीक है। एक एक टर्मिनोलॉजी को अपन अब समझते हैं, ठीक है। जिसमें पहला अपना क्या है भाई, कंसिस्टेंट अपने को समझ में आ गया। कंसिस्टेंट मतलब हैव अ सॉल्यूशन, हैव सॉल्यूशन, बस ऐसा लिखेंगे अंग्रेजी में, हैव सॉल्यूशन। अब वो वन हो कितने हो, फाइनेटली मैनी भी इसी में आता है, हाँ फाइनेटली मैनी भी इसी में आता है, पर फाइनेटली मैनी ना अपना सब्स्टिट्यूशन के बाद बनता है, मैं क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा जो आईटी में है, ठीक है। पर हैव सॉल्यूशन अब एक हो, दो हो, तीन हो, इनफाइनाइट हो, डजंट मैटर। नो सॉल्यूशन, अगर अपन इसकी डेफिनेशन समझे क्या होता है तो मैं वो बता रहा हूं। यूनिक मतलब एग्जैक्टली वन, नहीं यूनिक मतलब हाँ मतलब वही एक ही होगा सिर्फ सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन तो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का जीरो सॉल्यूशन नहीं होता है, मतलब जीरो मतलब तो उसका जीरो एक रूट है, 0 0 0 मतलब उसका सॉल्यूशन है। तो नो सॉल्यूशन तो मतलब तुम्हें पता ही है, ठीक है। जो इनकंसिस्टेंट अपन ने बोला, ये फाइनेटली मैनी तुम्हें पता है एक से ज्यादा, इनफाइनेट भी तुम्हें पता है, इंडिपेंडेंट भी तुम्हें पता है, डिपेंडेंट भी तुम्हें पता है। यहां तक कोई डाउट? 8 तक किसी को कोई भी डाउट? पहले 8 में किसी को कोई भी डाउट? जवाब दो, अरे बोलो। चलो, तो अगर ये 8 में कोई डाउट नहीं है तो जरा इनको डिवीजन करोगे। पहला वाला तुम्हें क्या क्या डिवाइड करना है? डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, फाइनाइटली, इनफाइनाइट, यूनिक, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। चलो बताओ पहला किस कैटेगरी में जाएगा? पहला किस कैटेगरी में जाएगा? क्या कंसिस्टेंट में जाएगा? अरे बोलो, यस अरे सर। कंसिस्टेंट में जाएगा ना? यस सर। और बताओ, और बताओ। यूनिक और इंडिपेंडेंट भी होगा। यूनिक है ये, इसका यूनिक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सॉरी सॉरी, इनफाइनाइट। क्या बोल रहे हो बेटा, ऐसा मत करो। सबूत दो कि तुम 12वीं में आ गए और 9 10th के बच्चे नहीं हो तुम। चलो और बोलो। इनफाइनाइट हो गए, ये कंसिस्टेंट है। और कोई वर्ड? हाँ, डिपेंडेंट। डिपेंडेंट वर्ड भी बोल सकते हैं इसके लिए, ये ऑप्शंस में मिलेगा तो हमें टिक करना पड़ेगा, ओके। और बोलो कोई नाम और। हो गए मेन, 3 ही तो नाम आएंगे, कंसिस्टेंट हो गया, इनफाइनाइट हो गया, ठीक है, डिपेंडेंट हो गया। चलो अभी तक के लिए तो ठीक है, इधर आओ दूसरे पार्ट में। क्या है दूसरा वाला? कंसिस्टेंट, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक, ठीक है, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। बाकी के भी अभी और आएंगे अभी, हाँ ये तो तुम जो समझ गए बहुत इजी है यार। A1/A2 B1/B2 करके देख लो ना। इज नॉट इक्वल टू C1/C2। इनकंसिस्टेंट। ये किस कैटेगरी में जाता है A1/A2? इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन। दिख ही रहा है, ये दोनों लाइंस क्या है? ऐसे नहीं समझ में आता तो ऐसे समझ जाओ रे, पैरेलल लाइन से। ये क्या है? ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है। ये क्या है? ओवरलैपिंग लाइन है। ऐसे देख लो। तो पहला होगा इसका इनकंसिस्टेंट, लिख लेते चलो। दूसरा क्या है इसका? नो सॉल्यूशन। तीसरा क्या है इसका? तीसरा आएगा ही नहीं। क्या इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट किसके टाइप्स थे? कंसिस्टेंट के। इंटरेस्टेड। तो क्या यहाँ पे हम बोलेंगे क्या कुछ इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट? नहीं, हम ऐसा बोल सकते, पता है क्या? नीदर इंडिपेंडेंट नॉट डिपेंडेंट। ये समझ में आता है बेटा? नीदर इंडिपेंडेंट नॉर डिपेंडेंट। अगर तुम्हें लिखना ही हो कि क्या बोलेंगे तो वो मैंने बता दिया, नीदर वर्ड आ जाएगा, क्योंकि दोनों ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी कैटेगरी का वो हिस्सा ही नहीं है, सबसे बेसिक, ठीक है। चलो खैर, ये तो हुआ। इधर बताओ फोर्थ में क्विकली। फाइनाइट सॉल्यूशन। फाइनाइट, हाँ अपन ने फाइनाइट, फाइनाइट सॉल्यूशन नहीं, यूनिक यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं सॉल्यूशन। अपन। यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट और इंडिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंट। चलो बहुत ही बढ़िया। सर अभी फाइनाइट और बोलेंगे। बेटा, कहाँ लिखा है फाइनाइट? फाइनाइट नहीं बोलते बेटा, फाइनाइटली मैनी वर्ड यूज होता है उसके लिए, ठीक है। हाँ, फाइनाइट अगर बोलेंगे अगर अंग्रेजी वाइज तो एक या एक से ज्यादा सबके लिए फाइनाइट बोला जाता है, ठीक है। तो पर अपन फाइनाइट वर्ड फाइनाइट। यूज नहीं होता है कभी भी,
वो यूनिक सॉल्यूशन और ये वर्ड जो वर्ड यूज होते हैं वो मैंने बता दिए। फाइनेटली मैनी में यूनिक कभी नहीं आएगा, मैनी मतलब एक से ज्यादा ही होता है, अंग्रेजी ये कहती है। ठीक है बेटा, ओके। चलो इधर बताओ। इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, फर्क है डिपेंडेंट, पहले और इसमें फर्क है, और ये आगे के नाम में पता चलेगा, और शायद इसीलिए अलग अलग नामांकन हुए हैं। दूसरा डिपेंडेंट और कंसिस्टेंट। डिपेंडेंट, तीसरा कंसिस्टेंट। चलो भाई ये तो हुआ, अभी तक तो सब बढ़िया है। ये सब मैं नहीं भी पढ़ा था तो भी शायद 10th का बच्चा तो ये इजिली कर लेता, तुम भूल गए होगे मे बी, बट ये 10th का बच्चा भी कर सकता है। इसको अपन किस में लेते हैं कैटेगरी, लाइन वाइज। ये कटिंग, ये किस में आएगा, ये भी ओवरलैपिंग लाइंस में। पर क्या अंतर है 1 और 5 में, जीरो ये नॉन ओवरलैपिंग जीरो। लाइन जीरो से भी चालू हो रही है, और ये ओवरलैपिंग लाइन जीरो से पास नहीं हो रही है, जीरो तो अलग ही है करके, ऐसा कुछ हो रहा है। इसको हटाई दो मैं। ठीक है, ऐसा कुछ है। खैर ये तो फील हो गया, अब आते मेन पार्ट में, और इसको समझना पड़ेगा तुम्हें अच्छे से। ठीक है, सबसे पहले आता है जीरो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। जीरो सॉल्यूशन का मतलब अंग्रेजी में जब बोलते हैं ना अपन, इट हैज जीरो सॉल्यूशन, मतलब बस वही जो बोला मैंने, जीरो इट हैज इटसेल्फ एक सॉल्यूशन हो। जीरो सॉल्यूशन, इट हैज जीरो सॉल्यूशन, इट हैज जीरो सॉल्यूशन मतलब जीरो जीरो, उसमें सॉल्यूशन होगा। उससे ज्यादा हो सकते हैं, हो सकते हैं। क्या लिखा मैंने, इट हैज जीरो सॉल्यूशन, ऐसा बोल रहा हूं क्या ओनली जीरो सॉल्यूशन, नहीं। जीरो सॉल्यूशन मतलब इट हैज जीरो सॉल्यूशन, उसमें सॉल्यूशन होगा, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, इट हैज जीरो सॉल्यूशन। ठीक है, चलो नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन का मतलब क्या समझते हो। does not have zero. Yes. सॉल्यूशन होना सॉल्यूशन, चाहिए पर जीरो नहीं होना चाहिए। हाँ। सॉल्यूशन अदर देन जीरो, अदर देन जीरो। तो क्या ये बोल रहा है कि जिसमें जीरो आ गया वो इस कैटेगरी में नहीं जाएगा। सॉल्यूशन अदर देन जीरो, जीरो के अलावा कोई और सॉल्यूशन है तो वो नॉन जीरो सॉल्यूशन में आएगा। अब ये मजा आएगा, अभी देखना। हाँ, अभी अभी जब मैं उसमें बताऊंगा ना तब मजा आएगा, तुम क्या समझते हो थोड़ी अंग्रेजी। इसका मतलब होता है सॉल्यूशन अदर देन जीरो, 3 वेरिएबल है तो एक और जीरो लगा देना। डज नॉट हैव अ जीरो सॉल्यूशन, इसमें ए, क्या आएगा। एक भी सॉल्यूशन नहीं है, या तो सॉल्यूशन है पर जीरो नहीं। हाँ, या तो नो सॉल्यूशन आएगा इसके अंदर, या तो डज नॉट हैव नॉन अ जीरो जीरो से। सॉल्यूशन। हाँ बोलो। ऑन जीरो सॉल्यूशन, नॉन। या तो सॉल्यूशन होगा नहीं, पहला तो ये हो गया, और अगर होगा भी तो डज नॉट हैव अ जीरो सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन अदर देन जीरो। नहीं, सॉल्यूशन अदर देन जीरो बोल दूंगा तो उसमें तो जीरो भी, अरे खत्म हो जाएगा। इसको बोलते क्या है पहले वो लिखते हैं हिंदी में, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और फिर अंग्रेजी में मजे आएगी। जिसमें जीरो सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं हो, नहीं हो, समझेंगे तब मजा आएगा। अभी के लिए तो तुम ये लिख लो। हो गया क्लियर, ये 3 परिभाषा को अब जरा यूज करते हैं, एक बार मैं फिर से बता दूं। ठीक है, क्योंकि इसमें मजा आने वाला है। जीरो सॉल्यूशन, जिसमें जीरो सॉल्यूशन हो, एकमात्र हो, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। नॉन जीरो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन अदर देन जीरो। नॉन जीरो सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन अदर देन जीरो, जीरो के अलावा अगर कोई और सॉल्यूशन किसी इक्वेशंस में दिखते हैं तो उसको नॉन जीरो सॉल्यूशन में लेंगे। डज नॉट हैव अ जीरो सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन होना ही नहीं चाहिए उसका। तो इनकंसिस्टेंट या नो सॉल्यूशन में तो सॉल्यूशन होता ही नहीं है, कोई सा भी नहीं होता तो जीरो भी नहीं होगा, या सॉल्यूशन हो पर जीरो बिल्कुल नहीं हो। समझ में आया, बोलो फील हुआ कि एक और बार फील करवाऊं, बोलो जल्दी। यस सर। चलो तो भाई तुम्हें मैं 1 मिनट देता हूं, ऊपर लिखा हुआ भी है नाम इसलिए मैंने थोड़ा सा हाँ जूम कर दिया। अब देखो इन पांचों के सवालों में तुम्हें सोचना है जीरो कौन सा है, सब में रखना है तुम्हें कैटेगरी, जीरो, नॉन जीरो, डज नॉट हैव अ जीरो सॉल्यूशन। 1 मिनट ही दूंगा।
फिर मैं बता दूंगा। इसके बाद सिर्फ ट्रिवियल वाले वर्ड्स बचेंगे और फिर अपनी थ्योरी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब 11th क्लास की सॉरी 12th क्लास की। ये तो सिर्फ अभी बस हम समझ ही रहे हैं। थोड़ा नीचे करो ना। हम्म, चलो करें स्टार्ट। Yes, sir. यस सर। देखते हैं, सबने अटेम्प्ट कर लिया, गलत सलत जो भी हो, गलत होगा तो मैं तो चाहता हूँ गलत हो ताकि तुम सीख जाओ, समझ जाओ और फिर कभी नहीं बोलो। करते हैं स्टार्ट। पूरा लैंग्वेज का खेल है ये। आज अभी अपन फिलहाल इंग्लिश का पार्ट पढ़ रहे हैं कि लैंग्वेज वर्ड्स का मतलब क्या है, और आईआईटी जेई में वर्ड्स का ही खेल होता है, स्पेशली इस चैप्टर में तो, एटलीस्ट इस पार्ट में तो, इस वैरायटी में तो। ठीक है, चलो पहली दो इक्वेशंस को देखते हैं। अब अगर तुम पहली दो इक्वेशंस को देखोगे, मुझे तीन नाम है, जीरो, नॉन जीरो, डज नॉट जीरो, डज नॉट हैव अ जीरो, तो मैं उसको डी एन जेड बोल देता हूँ। बार बार इतना बड़ा मेरे पास जगह ही नहीं बची है, इसको मैं डी एन जेड, डज नॉट हैव अ जीरो सॉल्यूशन, इसको बोल रहा हूं नॉन जीरो सॉल्यूशन, और इसको क्या बोल रहा हूं जेड, जीरो सॉल्यूशन। समझने के लिए तीनों के नाम भी अलग अलग है, ठीक है, एक का कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे यहां देखते हैं पहला पार्ट, ये दो लाइन से जो ओरिजिन से पास हो रही है, तो क्या इसमें जीरो सॉल्यूशन है? हाँ, बिल्कुल है। चलो और कैटेगरी में आगे बढ़ते हैं। डी एन जेड डज नॉट हैव अ जीरो सॉल्यूशन, नहीं इसमें जीरो सॉल्यूशन है तो वो तो नहीं आएगा। नॉन जीरो सॉल्यूशन, क्या इसके पास सॉल्यूशन है अदर देन जीरो? हाँ सर। हाँ सर। ए बस अब यही तो खेल है, किसी का सही हुआ? जीरो और हाँ नॉन जीरो सर। दोनों हाँ आए। सर, हो गया। जो हाँ सर। समझ गए वो समझ जाएंगे, और इसका खेल भी समझ जाएंगे, और कैसे बच्चे ट्विस्ट होते हैं और क्यों किताबों में गड़बड़ दी हुई है। लैंग्वेज का खेल है बस, ठीक है। पता नहीं क्यों नहीं किताबों में ढंग से इसलिए तो मैं बोलता हूँ नोट्स अच्छे से बना के चलो, ठीक है। आप आगे बढ़ते हैं। और इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, मैथ्स में जो थ्योरी है उसको सॉलिड रखो, ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं कि नहीं जीरो इसमें भी आ जाएगा, ऐसा कुछ। चलो खैर, अब अपन दूसरी इक्वेशंस पर आते हैं। x प्लस फोर वाई इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो। सबसे पहले जीरो सॉल्यूशन की बात करते हैं, क्या इसमें जीरो सॉल्यूशन है? हाँ, हाँ सर। बिल्कुल है। सिर्फ जीरो हो या ऐसा कुछ नहीं होता है बेटा, वो बोले ओनली जीरो सॉल्यूशन तो समझ जाओगे ना बेटा अंग्रेजी मैंने वो टर्मिनोलॉजी में नहीं लिखा बेटा, ओनली जीरो सॉल्यूशन तो सिर्फ जीरो होना चाहिए, इतनी तो अंग्रेजी तुम्हें आती होगी, ठीक है। चलो खैर, ये तो मैंने पूछा था जीरो सॉल्यूशन क्या है। नॉन जीरो सॉल्यूशन, नहीं। क्या नहीं इसके है पास सर। सॉल्यूशन है अदर देन जीरो? नहीं, इसके पास तो सिर्फ एक जीरो ही बैठा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है अपना तीसरा, डज नॉट हैव अ जीरो सॉल्यूशन, नहीं, बिल्कुल गलत, इसमें तो सॉल्यूशन है जीरो, तो सिर्फ एक ही आया फोर्थ। किसी का सही हुआ? हाँ, यस हाँ हाँ सर। सर। चलो बढ़िया, यस आगे बढ़ते हैं। आ, फिर से आते हैं, जीरो सॉल्यूशन, नहीं इसमें कहाँ है जीरो सॉल्यूशन, मुझे तो जीरो सॉल्यूशन दिख ही नहीं रहा, ठीक है, इसके पास तो सॉल्यूशन ही नहीं है। उसके बाद आता है नॉन जीरो सॉल्यूशन, क्या इसके पास सॉल्यूशन है अदर देन जीरो? नहीं। डज नॉट हैव अ जीरो सॉल्यूशन, हाँ इसका जीरो सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि एक भी सॉल्यूशन नहीं है तो जीरो कहां से होगा, तो इसमें आएगा डज नॉट हैव जीरो सॉल्यूशन। मैंने लिख ही दिया पूरा नाम जगह थी तो। चलो फोर्थ पर आते हैं, क्या है भाई फोर्थ, फिर से समझो। जीरो सॉल्यूशन है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दूसरा बताओ, नॉन जीरो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन अदर देन जीरो? हाँ। हाँ, हाँ है, वही तो है, वही अकेला है अदर देन जीरो, नॉन जीरो सॉल्यूशन। डज नॉट हैव अ जीरो सॉल्यूशन, हाँ,
हाँ सर। बिल्कुल, डज नॉट हैव जीरो सॉल्यूशन। ठीक है, डज नॉट हैव जीरो सॉल्यूशन। ठीक है, डज नॉट हैव जीरो सॉल्यूशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी आ सकते हैं, पता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी इसके अंदर आ सकते हैं, बस जीरो नहीं हो उन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में, जीरो कभी नहीं। ठीक है, अब मैंने बोल ही दिया तुम्हें। इधर बताओ, बस ये आखिरी पॉसिबिलिटी, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती टर्मिनोलॉजी वाइज। हाँ जी, जीरो सॉल्यूशन है? नहीं। नहीं है। नॉन जीरो सॉल्यूशन है इसके पास? हाँ, बहुत सारे भाई हाँ साहब, सभी के सभी नॉन जीरो सॉल्यूशन जितने भी होंगे इसके, इनफाइनाइट नॉन जीरो। डज नॉट हैव अ जीरो सॉल्यूशन? हाँ बिल्कुल, हाँ डज नॉट हैव जीरो सॉल्यूशन। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ये तो सेट सबसेट का खेल हो गया है। यहाँ पे एक के अंदर एक दूसरा भी घुस रहा है, थोड़ा थोड़ा पार्ट ले रहा है। ये अपनी टर्मिनोलॉजी खत्म हुई। और जिसको ये नहीं डिसीजन आता है, मैं तो लाइंस देख के फील कर सकता था और जीरो से पास हो रहा है कि नहीं। जीरो वाला कैसे पता करते हो, जीरो है कि नहीं कैसे पता करते हो? सेटिस्फाई करके। पता है ना कि ये भी लिखवाऊं? क्या ये लिखवाने की जरूरत है जीरो सॉल्यूशन? नहीं सर। चलो ठीक है कि सर जीरो कैसे पता चला है कि नहीं। अरे जीरो कॉमा जीरो जितने भी वेरिएबल है रख के देख लो। एक चीज और बच गई इसमें, नहीं तीन बच गई वैसे तो। ट्राइवियल, नॉन ट्राइवियल, डज नॉट हैव अ ट्राइवियल सॉल्यूशन। हाँ जी भाई, क्या बोला था, किसी को पता है? ट्राइवियल और ये सब क्या होता है? ट्राइवियल तो मैंने बताया था। सर अभी ट्राइवियल जैसे आपने कहा सर, 0,0,0 यूनिक। हाँ। ऐसा कुछ, और यूनिक ही होना चाहिए, जीरो के अलावा और कोई नहीं हो। जीरो हो और सिर्फ जीरो हो, सिर्फ जीरो, ओनली जीरो। अब क्लियर है? ये कहाँ गया चार्ट अपना? ये रहा, ओनली जीरो। यूनिक के अंदर बैठा है ना क्योंकि वो। चलो, तो सिर्फ जीरो वाला इस केस में आएगा। हाँ, ट्रिवियल, ट्राइवियल जो भी बोलो। नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन, हाँ अब मजा आएगा। नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन, Not all are zero. नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूशन है बट ट्रिवियल नहीं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी आएंगे, सब इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी आ जाएंगे, यूनियन। और इनफाइनाइट के अंदर जीरो भी आ जाए तो भी चाल से, तो भी चाल से। यूनिक भी आएगा बट नॉट जीरो जीरो। तीन वेरिएबल है तो तीन, दो है तो दो। हो गया क्लियर? इनफाइनाइट, ये यूनियन लगाया मैंने, या और ऐसा लिख देता हूं, चलो। या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, यूनिक हो बट फिर जीरो जीरो नहीं हो, इसको बोलते हैं नॉन ट्रिवियल। इसका मतलब सॉल्यूशन अदर देन, बोलो, बोलेंगे क्या इसको अंग्रेजी में? सॉल्यूशन अदर देन ट्राइवियल। सॉल्यूशन तो हो बट अदर देन ट्राइवियल, मतलब जीरो जीरो को हटा के कोई सॉल्यूशन हो। अब इनफाइनाइट में भी जा सकता है या यूनिक में भी जा सकता है। डज नॉट हैव अ ट्राइवियल सॉल्यूशन। सर हाँ बेटा। सर उसमें तो 0 0 कैसे चलेगा 13 में? किस 13 में बेटा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गया ना। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में तो जीरो जीरो भी तो आ सकता है। अच्छा, जब यूनिक नॉन, होगा। हाँ यूनिक में तो सिर्फ एक ही होगा तो वो जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी में तो देखो ना क्या लिखा है, सॉल्यूशन अदर देन ट्राइवियल। ट्राइवल के अलावा कोई सॉल्यूशन मौजूद है क्या? मतलब ट्राइवल मतलब जीरो जीरो के अलावा। अच्छा, हाँ ठीक है। जीरो जीरो के अलावा कोई सॉल्यूशन मौजूद है तो वो नॉन ट्रिवियल में जाता है। अपन ने यहाँ पे क्या पढ़ा था? नॉन जीरो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन अदर देन जीरो। तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट है जो नहीं 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 नहीं, कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा बेटा? सॉल्यूशन अदर देन जीरो में तो जीरो भी हो सकता है साथ में, या इनफाइनाइट की कैटेगरी में। अभी तो बताया था, इसमें कहाँ रखा अपन ने अच्छा, कॉम्प्लीमेंट? सॉल्यूशन अदर देन जीरो, देखो नॉन जीरो अपने को मिलेगा, ये लिखा नॉन जीरो, इसमें जीरो भी और इसमें नॉन जीरो भी है। हाँ ठीक है। ठीक है, चलो। ट्राइवल मेन हो गया, अदर देन ये मतलब मेन वर्ड्स है। डज नॉट हैव अ ट्राइवियल सॉल्यूशन का मतलब, डज नॉट हैव अ ट्राइवियल सॉल्यूशन।
No solution, finite solution, unique but not zero zero. क्या 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 क्या, वापस बोलो वापस बोलो। No solution, union, infinite solution, union, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। नो सॉल्यूशन, हाँ, और infinite solution, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। unique but not zero zero. क्या ये होना चाहिए? कोई और बोलेगा? क्या ये सही लिखा है कि गड़बड़ है? डज नॉट हैव अ ट्राइवियल सॉल्यूशन में यही आएगा कि कुछ और भी आएगा? बता। डज नॉट हैव अ ट्राइवियल सॉल्यूशन। Finitely many solution हो और but वो भी zero zero ना हो. क्या क्या क्या, अब तुमने बदल दिया स्टेटमेंट, क्या बोला आप? Finitely many solution हो but वो भी zero zero ना हो. नहीं 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 कुछ नहीं, उसमें कोई restriction नहीं. बदल रहे हो अब तुम, ये सही लिखा है, तुमने पहली बार में सही बोला। ये तीन चीजों से मिलके और है, हाँ, अपना डज नॉट हैव अ ट्राइवियल सॉल्यूशन बनता है, जिसमें पहला क्या है? नो सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन हो ही नहीं, डज नॉट हैव अ ट्राइवल सॉल्यूशन सही है, क्योंकि ट्राइवल का मतलब होता है यूनिक प्लस 000 वाला। बस ये केस को हटा दो, इसका कॉम्प्लीमेंट। तो इसके कॉम्प्लीमेंट के अंदर यूनिक 000 तो बहुत लिमिटेड हो गया, इनफाइनेट के अंदर भी तो हो ही सकता है 0 0। ठीक है, ये सब आ जाएगा। हो गया क्लियर? ये तीन कैटेगरी की चीजें सब आ गई इसके अंदर। सर वो finitely many भी नहीं आ गया. क्या बेटा? Finitely many भी नहीं आ गया. फाइनेटली मैनी को अपन लेते ही नहीं है, उसके लिए इतनी टर्मिनोलॉजी बनेगी नहीं, वो वैसे भी, क्योंकि वो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन बनता है, उसके लिए तो खेल ही अलग हो जाएगा। उसमें सिर्फ यही ऑप्शन होते हैं, फाइनाइटली, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, यूनिक। उनमें ये वर्ड्स यूज नहीं करें। ठीक है, ये तो अभी अपन किसके लिए कैटेगरी देख रहे हैं? लीनियर इक्वेशंस की। आफ्टर सब्स्टिट्यूशन अभी देखा नहीं है अपन ने, तभी आएगा फाइनाइटली मैनी भी एंड ऑल, वो हम देखेंगे ना। लाइंस में थोड़ी ना हो सकता है फाइनाइटली मैनी, मुझे बताओ। क्या हो सकता है 2 लाइन में एक से ज्यादा सॉल्यूशन पर इंफिनिटी? नहीं, नहीं हो सकता। ठीक है, चलो, तो अगर ये तुम समझ गए, क्या वेन डायग्राम में डिकोड करना है इसको? तुम बोलोगे तो वेन डायग्राम के थ्रू डिकोड कर ले सबको एक बार, और जल्दी बोलो कि क्वेश्चंस करें, मतलब थ्योरी आगे बढ़ाएं कि वेन डायग्राम में बताऊं क्या? सर थियरी आगे बढ़ाते हैं। थ्योरी आगे बढ़ाते हैं। समझ में आ गया ना सबको? ये याद हाँ रखना, सर। मैंने सबके, हाँ ये अभी बच गए थे ना, ये लिख लेते हैं, बस कंप्लीट कर लेते हैं। अब किसकी बात आएगी? ट्राइवियल, नॉन ट्राइवियल और डज नॉट हैव अ ट्राइवियल सॉल्यूशन। ये तो कंप्लीट कर लो बेटा। चलो, कहाँ गया? जल्दी से, 1 मिनट दे रहा हूं। ट्राइवियल, नॉन ट्राइवियल, डज नॉट हैव अ ट्राइवियल सॉल्यूशन। याद रख लेना, वो मैंने सब कुछ लिख तो दिया ही है अपनी भाषा में, बाकी तुम अब याद जरूर कर लेना। हाँ जी, पहला वाला बताओ, क्या ये ट्राइवियल सॉल्यूशन है? नहीं। नहीं. नहीं है। तो अपन किस में लेंगे? देखो इसमें क्या लिखा था, ट्राइवियल तो पक्का नहीं, क्योंकि यूनिक प्लस 0 0 ओनली। ठीक है, तो ये कहाँ गया? ये रहा, ये ट्राइवल नहीं है, तो ये जाएगा नॉन ट्राइवल के अंदर। चलो, बहुत शानदार। एक और चीज, क्या डज नॉट हैव अ ट्राइवल सॉल्यूशन बोलेंगे? हाँ। बिल्कुल बोलेंगे, डज नॉट हैव ट्राइवियल सॉल्यूशन, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है जीरो के अलावा भी। वो मैंने लिख दिया ऊपर नाम यार, वो देख लोगे, काफी है। चार्ट में मैंने सब बता दिया उसमें, मतलब उनकी डेफिनेशंस में। इधर आ, ट्राइवियल सॉल्यूशन, हाँ बिल्कुल है, ट्राइवियल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अगर इसमें ट्राइवियल है तो क्या डज नॉट ट्राइवियल आएगा? क्या डज नॉट हैव अ ट्राइवियल सॉल्यूशन? नहीं, ऑब्वियसली वो तो उसका ही उल्टा हो गया। और नॉन ट्राइवियल में आएगा, क्या इसमें 0 0 के अलावा कोई सॉल्यूशन है क्या मौजूद? नहीं है, तो सिर्फ ट्राइवियल आएगा। इधर आओ, डज नॉट हैव अ ट्राइवल सॉल्यूशन। ट्राइवल सॉल्यूशन नहीं, और दूसरा कौन सा? दोनों ही नहीं गया, तो बस इसमें एक चीज आएगी, क्या आएगा? डज नॉट हैव
ट्राइवियल सॉल्यूशन 0 0 नहीं है यूनिक के साथ, तब अपन बोलते हैं उल्टा है, मतलब ट्राइवियल का डज नॉट ट्राइवियल। इधर आ जाओ। नॉन ट्राइवियल उल्टा नहीं होता है, नॉन लगाने से उल्टा नहीं होता है, गलत फहमी होती है बच्चों को, इसलिए तो पढ़ाना पड़ रहा है। इधर आओ। क्या ये ट्राइवियल सॉल्यूशन में जाएगा? नहीं। क्या ये नॉन ट्राइवियल में जाएगा? हाँ हाँ सर। नॉन ट्राइवियल में जाएगा। और बताओ। डज नॉट हैव ट्राइवियल में भी जाए। हाँ, डज नॉट हैव ट्राइवियल। चलो बहुत शानदार, इधर आ जाओ। ट्राइवियल नहीं, नॉन ट्राइवियल। हाँ, ये आ गया। डज नॉट हैव अ ट्राइवियल सॉल्यूशन। हाँ डज नॉट या डू नॉट एक ही होता है, हाँ वहां मत अलग अलग है। ये अपना काम खत्म हुआ, दैट्स इट। ये पूरी टर्मिनोलॉजी, मतलब ये था एफओएम ऑफ इक्वेशन सॉल्विंग पार्ट। ठीक है, ये पूरा अपना पार्ट कंप्लीट हो गया अच्छे से। ये तक मैं उम्मीद करता हूं बच्चों से कि उनको 10 तक पता हो, पर नहीं पता होता है। ये तो तुम्हें एफओएम में भी समझ आ गया होगा। ये मैंने एफओएम के वक्त नहीं बताया क्योंकि तब इसकी इतनी यूटिलिटी नहीं थी। ठीक है, चलो तब आगे बढ़े। अब एफओएम पार्ट खत्म हुआ, कैन वी प्रोसीड नाउ? यस सर। ठीक है, और 0 0 कैसे चेक करते हैं वो तो तुम्हें पता है, तब क्वेश्चंस के थ्रू आते हैं। पहले 2 वेरिएबल का क्वेश्चन लेते हैं, फिर मैं 3 वेरिएबल का तुम्हें थ्योरी बताऊंगा। एक क्वेश्चन करते हैं। फाइन, टर्मिनोलॉजी और भी है, पर वो तुम समझ जाओगे बहुत इजीली। जैसे कि एक आध मतलब लैंग्वेज वाइज बन जाती, जैसे कि मैं यही क्वेश्चन देता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तुम्हें के बताना है। इफ kx plus 3y is equal to 9 and 12x plus ky minus 17 equal to 0, does not have मतलब does not have a unique solution, मतलब नो सोल्यूशन या फिर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। इनफाइनेटली मैंने नहीं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोल लो। नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये समझ में आता है सभी को? बोलो जल्दी से, अरे बोलो, क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। चलो तो कैसे चेक करते हैं यूनिक सॉल्यूशन नहीं हो तो पहला केस ले ए लेते हैं वन नो बाई ए सॉल्यूशन टू। का। पहले नो सॉल्यूशन का ले लेते हैं, दूसरा यूनियन होगा। ओके, सर हम ऐसा नहीं कर सकते कि यूनिक सॉल्यूशन का केस लेके उसे निकाल दे आर के इस रेंज में से ऐसा। वो भी कर सकते हैं, पर अभी अपन दोनों को इंडिविजुअल भी समझ लेते हैं ना। ठीक है, नो सॉल्यूशन। सबसे पहले नो सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो क्या आएगा बताओ? क्या आएगा? इक्वेशंस लिखी ना, क्या होता है A1 अपॉन A2। अरे इसको थोड़ा सा बदल लो ना, इक्वेशंस को थोड़ा ढंग से फॉर्मेट में नहीं लिखा है। या तो दोनों को इक्वल टू में रखते हैं, 12x प्लस के वाई इक्वल टू 17। ठीक है, चलो नो सॉल्यूशन की कंडीशन पे जाए तो क्या होगा? k/12 बोलो इज इक्वल टू 3/k इज नॉट इक्वल टू 9/17। क्या यही होता है? अरे बोलोगे? हाँ सर। तो k स्क्वायर 36 आया, तो k कितना आया? +/6 आया। ठीक है, k +/6 हुआ, ये हुआ ना?
और वो 9/17 रेशियो के बराबर नहीं है। तो बस इतना आया k प्लस माइनस 6। इनफाइनाइट के बारे में बताओ, बोलो। डिफरेंट वर्ड k/12 is equal to 3/k is equal to 9/17। क्या ये तीनों साथ में बराबर हो सकते हैं? नॉट पॉसिबल। क्यों? अरे ये दो अभी तो देखा k अपना कितना आ रहा है, प्लस माइनस 6, रखो 9/17 के बराबर हो रहा है क्या? नहीं, नॉट पॉसिबल। तो फाइनल आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का, बोलो। प्लस A equal माइनस to plus 6, minus. प्लस माइनस 6। हो गया क्लियर ये सभी को अच्छे से? अब तुम वहां पे गलती कर दोगे, किसी ने बोला था ना, क्या बोला था कि सर यूनिक सॉल्यूशन का कॉन्जुगेट ले ले, ऐसे कॉम्प्लीमेंट ले ले, किसी ने कहा था ना ये चीज, क्या वो सही होगा? हाँ नहीं सर। अगर आप डज नॉट, आप यूनिक सॉल्यूशन का केस लेते हो तो यूनिक सॉल्यूशन क्या कहता है, एक बार वो भी देखते हैं। यूनिक सॉल्यूशन कहता है k/12 मस्ट नॉट बी इक्वल टू 3/k, बस इतना कहता है। तो k अपना k प्लस माइनस 6 नहीं होना चाहिए, ये तो गलत हो गया। ठीक है, और किसी को थोड़ा सा भी अगर शक हो तो k को एक बार 6 रख के देखो, k को रखो जरा एक बार 6 और मुझे बताओ क्या डज नॉट हैव अ यूनिक सॉल्यूशन बनेगा? बिल्कुल, क्योंकि उसमें नो सॉल्यूशन की कैटेगरी आ रही है। तो किसी के दिमाग में ये हो कि मैं यूनिक निकाल के उल्टा कर दूं तो वो चलता है क्या यहाँ पे? नहीं। नहीं सर। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, यही तो गड़बड़ करते हैं बच्चे बस सब पेपर में। ये टॉपिक बहुत इजी है, स्कोरिंग है, आराम से होगा, ज्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं होता है, क्योंकि इजी चीजें आती है इसमें, बट वही है कि तब भी गलत होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि किसी के दिमाग में ये आ रहा हो कि यूनिक सॉल्यूशन का कॉम्प्लीमेंट ले लो, ऐसा लिख देता हूं। ऐसा नहीं होगा, आई होप तुम्हें याद रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ सर। ठीक है, सर वैसे हुआ तो कॉम्प्लीमेंट क्या बेटा? यूनिक सॉल्यूशन के लिए k नॉट इक्वल प्लस माइनस 6 आया, तो उसका कॉम्प्लीमेंट ओके, k इक्वल क्या प्लस। होता है बेटा? अच्छा वैसे बोल रहे हो तुम के, अच्छा हो रहा है क्या? हाँ एक मिनट रुको, क्या लिखेंगे अपन? k/12 इज नॉट इक्वल टू 3/k, यही बोला ना? तो उससे k की वैल्यू नॉट प्लस k, माइनस 6 नहीं होनी चाहिए। तो उसका अच्छा, अब तो सुनो सर एक वो सेकेंड, k की वैल्यू 6 और -6 नहीं होनी चाहिए। तो अच्छा, इसका कॉम्प्लीमेंट भी लेना है ना हाँ अपने को? हाँ 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 हाँ, k की वैल्यू प्लस माइनस 6 नहीं होगी तो मैं तो उसको वो समझ गया कि 6 के अलावा कुछ भी हो सकती है, पर इसका कॉम्प्लीमेंट भी लेना है। तो होगा 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 होगा, सॉरी, पर वो फिर समझना पड़ेगा तुम्हें। हाँ, k की वैल्यू प्लस माइनस 6 नहीं होगी, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, k की वैल्यू 6 या -6 होगी। हाँ तो सही है सही है सही है, हटा दो हटा दो हटा दो, इसको हटा दो। पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तुम देख लेना यार लैंग्वेज में, फिर उससे बेटर है कि कर लो ना उसको इंडिविजुअली सॉल्व, कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तुम तो यही याद रखो बस, ये मेन है। ओके, चलो नेक्स्ट पर आते हैं, क्योंकि इन दोनों का यूनियन करके आंसर आता है, बस इतना ध्यान रखना। सेकंड एक क्वेश्चन लेते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k, 4x प्लस 6y इक्वल टू 8k, फाइंड k if they have infinite solution। अब बताओ, फाइंड k if they have infinite solution। बहुत ही आसान है ये तो सर, इसमें तो कुछ भी नहीं है। 0. 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू k/8k, ये आया। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/8, ये पॉसिबल नहीं है, तो क्या बोलेंगे? नो वैल्यू ऑफ k पॉसिबल। क्या ये सही है?
के इक्वल टू 0 पे पॉसिबल है। हाँ बस अब यही चीज तो समझना, जो बच्चे धड़ धड़ करके गलत कर लेंगे। के जीरो भी हो सकता है, मैंने अभी शायद कहा था कि डिनोमिनेटर कैन बी जीरो एज वेल। अब किसी ने ये बोला तो ये तुम्हें प्रदान करेगा नेगेटिव मार्किंग, ये रॉन्ग है। ठीक है, के नॉन जीरो नहीं हो सकते तो कंफर्म है। ये हम लिखेंगे किसके लिए? फॉर के नॉन जीरो। अगर के जीरो हो गया तो इफ के इक्वल टू जीरो, जो तुम नॉर्मली भी सोच सकते हो। मुझे बताओ, के को जीरो रखो जरा, यहाँ पे रखो के को जीरो। ये हमेशा चेकिंग करना जब भी ऐसा कभी रेशियो प्रोपोर्शन में करो तो के को जीरो करो। क्या तुम्हें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल रहे हैं कि नहीं, विच आर पासिंग थ्रू ओरिजिन? बिल्कुल मिल रहे हैं। और जब ये लिखने जाएंगे तो क्या होगा? 2/4 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू k/8 के। तो याद रखना, जब हम ऐसे लिखते हैं ना, इफ के को मैंने जीरो रखा तो वो 0/0 बन गया। 0/0 का मतलब होता है, किसी को याद है? मैंने ये रेगुलर क्लास में बताया था। इट कोई कैन भी टेक, हो सकता कैन है। बी एनी हाँ, रेशियो। इट कैन टेक एनी रेशियो। बस ये याद रखना, इसके अंदर ये कोई सा भी रेशियो ले सकता है। ये दो तो जरूरी है, अगर यही दो बराबर नहीं होते तो पक्का गलत हो जाता। ठीक है, तो 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल टू 0/0। हाँ, ये करेक्ट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम इक्वेशंस में रख के देखो ना बेटा, जीरो रख के आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो 0/0 1/2 के भी इक्विवेलेंट हम बोल सकते हैं, हम किसी भी रेशियो के इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। ये बहुत बेसिक था। किसी को याद है अपन ने कब पढ़ा था? सर आपने क्वेश्चन के लिए बताया था कि आंसर 0/0 आ रहा है तो उसका क्या मतलब होता हाँ है। सर, मेरा ही हाँ डाउट था। हाँ, कहीं ना कहीं ये आया था। कहाँ था डिस्कशन? सर शायद शायद थी ट्रिगो स्ट्रेट में लाइन था। में। ट्रिगो में था क्या? ट्रिगोनोमेट्री हाँ। अच्छा, हो सकता है। तो रेशियो प्रोपोर्शन में डिनोमिनेटर जीरो हो सकते हैं। इन रेशियो प्रोपोर्शन, फिर से लिख देता हूं मैं। या रेशियो लिख लो, प्रोपोर्शन तो चलो लिख लो प्रोपोर्शन। डिनोमिनेटर कैन बी जीरो, न्यूमरेटर तो होता है पर डिनोमिनेटर भी जीरो हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सामने एक सवाल है। क्योंकि अगर तुम ऐसे जाते, तुम तो धड़ धड़ कर देते, तुम्हें लगता है ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि के जीरो तो कैसे होगा? और जीरो रख भी दोगे तो सर ऐसे थोड़ी ना, तो 1/2 0/0 के बराबर हो जाए। होता है, क्योंकि कोई बच्चा स्मार्ट है, क्लास 10th के बच्चे से पूछते हैं, जिसने अभी कुछ पढ़ा नहीं है, जिसको बस थोड़ा बहुत पता है, तो वो तो के को जीरो रख के फटाफट बोल देता है, इसके तो ऐसे ही इनफाइनाइट सॉल्यूशन दिख रहे हैं, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम बन रही है। के को जीरो रख के देखो, तो एक क्रॉस चेक कर लिया करो। अगर वैसे नहीं याद रहे जीरो पहला केस, तो एक क्रॉस चेक करना ही है। ये अपना एक फंडामेंटल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम था। उम्मीद करता हूं ये याद रखोगे। रखोगे ना याद? कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम। बाकी अभी जब हम वेक्टर 3D पढ़ेंगे ना, 3D, तब भी ये लॉजिक वापस से आएगा। ओके, चलो तो ठीक है भाई, ये तो हो गया। अब इसके अंदर तो इतना ज्यादा है नहीं, टू इक्वेशन टू वेरिएबल। तुम PYQs कर लेना, सब हो जाएगा। अब आते हैं अपन 3x3 के अंदर। हाँ, मैं वो वाला पार्ट भी पहले इंट्रोड्यूस कर दूं इसके अंदर, क्योंकि स्कूल एग्जाम्स में काम आएगा। और उसके लिए हमारा लेक्चर नंबर 1, ये वाला पार्ट मैं डायरेक्ट ही कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था, ये वाला पार्ट। ये यूनिक सॉल्यूशन के लिए है। अरे, तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है वापस, मैं तो बस नोट्स के साथ रख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये अच्छे से कॉपी हुआ होगा। यहाँ लिख देता हूँ। और अब पूरी थ्योरी वापस तो नहीं बताऊंगा। यूनिक सॉल्यूशन 2x2 के लिए यूजिंग व्हाट, कौन सा रूल है ये?
क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल। तो मैं एनसीईआरटी जब सॉल्व करोगे ना तो ऐसे सवाल बहुत मिलेंगे। यूजिंग क्रैमर्स रूल दो इक्वेशंस को सॉल्व करो। तो ये तो हो गया थ्योरी। तुम्हें याद क्या रखना है इसके अंदर? वो जो आखिरी वाला जो फॉर्मूला है, जो 3x3 के लिए भी हम पढ़ने वाले हैं, वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। ये जो बना है, ये अपने को याद रखना है कि अगर ऐसी इक्वेशंस दे, ये यूनिक सॉल्यूशन ये बनता है। ये तुम्हें सब्जेक्टिव में याद रखना है दैट यूजिंग क्रैमर्स रूल तुम्हें सॉल्यूशन निकालना है। तो ऐसे ही निकालोगे। एक क्वेश्चन दूं क्या? एक क्वेश्चन दूं क्या यूजिंग क्रैमर्स रूल? करोगे सॉल्व? चलो एक कर लो एनसीईआरटी का सवाल। यूजिंग क्रैमर्स रूल। तुम दो इक्वेशन दो वेरिएबल के थ्रू मत करना, क्रैमर्स रूल के थ्रू ही करना। पेपर में मार्क्स नहीं मिलेंगे वरना। मैं लिख ही रहा हूं यूजिंग क्रैमर्स रूल, सॉल्व द इक्वेशन। और मैं यूनिक सॉल्यूशन वाली इक्वेशन ही दे रहा हूं। x प्लस वाई इक्वल टू 4, 3x माइनस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0। चलो सॉल्व करो क्विकली। 1 मिनट दूंगा बस। क्रैमर्स के थ्रू करना है बट, और ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ भी है। क्या बताया था? कांस्टेंट या तो दोनों आरएचएस में हो या दोनों एलएचएस में हो। हम दोनों आरएचएस में रख के प्लस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जो मैंने ऊपर लिखा भी है। y equals to 9। ठीक है, सबसे पहले डेल्टा निकालेंगे। डेल्टा क्या होगा? बोलो क्या होता है डेल्टा? 1 1 3 और -2। कितना आ रहा है? -2 -3 -5। डेल्टा निकालने में कोई दिक्कत किसी को? अरे डेल्टा निकालने में कोई दिक्कत? अरे बोलो, डेल्टा निकालने में कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। चलो डेल्टा एक्स बताओ। क्या करते थे डेल्टा एक्स में? एक्स के कोफिशिएंट्स को हटा के आरएचएस के कांस्टेंट ले आओ, और डेल्टा वाई में y के कोफिशिएंट्स को हटा के आरएचएस के कांस्टेंट ले आओ। कितना आसान है देखो। सर अब तो हम दो इक्वेशन दो वेरिएबल ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। हाँ तो कर लेना। ये वही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला। किसी को पता है? मैंने स्टार्ट में बोला भी था, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला ही है जो डायरेक्ट पढ़ते हो तुम। -8 -9 -17 गंदे आ रहे हैं। चलो कोई नहीं। डेल्टा बाय 9 -12 कितना आ गया? -3। देयरफॉर एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? -17 बाय -5 मतलब कितना हो जाएगा? 17/5। और y कितना आ रहा है? 3/5। चेक करो यही आ रहा है। हाँ सर। एक बार रख के भी हाँ देखो सर। आ रहा है क्या। क्रॉस चेक करो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। कंफर्मेशन भी तो मिल जाए। यस सर। कर ही रहा है यार, रख के एक में भी रख लोगे तो काम काफी है। ठीक है, ये हो गया। तो स्कूल एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा 2 मार्क का। हर कोई बच्चा 2 मार्क ले आएगा ना? बोलो। हाँ यस। सर। चलो आ ठीक है, जाएंगे। आ जाएंगे। चलो 2 मार्क आ जाएंगे पास होने के और अग्रसर होते हुए बोर्ड एग्जाम में। चलो तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब 3x3 का थोड़ा पोस्टमार्टम कर लेते हैं। यही लास्ट थ्योरी है इसके अंदर। मैंने बोला था ना अपन अलग अलग वैरायटी नहीं बना रहे इसके अंदर। 3x3 के अंदर ना दो कैटेगरी और आती है फिर से। तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल है 3x3 का मतलब। ठीक है, पहला आता है होमोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशंस। अब होमोजीनियस इक्वेशंस का मतलब है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2z इक्वल टू 0, a3x b3y प्लस c3z इक्वल्स टू 0। ये तीन हमारे सामने होमोजीनियस इक्वेशंस हैं। ठीक है,
क्या है इन तीन होमोजेनियस इक्वेशंस की खासियत? तीन इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होगी ओरिजिन होमोजेनियस? से पास हो रही हाँ, बेसिकली तो इसके दो ही टाइप है। उसके बाद हाँ, होमोजेनियस इक्वेशंस का मतलब होता है 0,0,0 तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, करेगा ही करेगा। देख लो। और इनको पता है क्या बोलते हैं? ये पता है किसकी इक्वेशंस होती है? ये होती है प्लेन्स की इक्वेशन। प्लेन होता है ना, प्लेन 3D में अपन बात करते हैं ना इक्वेशंस एंड ऑल, प्लेन की इक्वेशंस है। और ये तीनों प्लेन कहां से पास हो रहे हैं? ओरिजिन। थ्रू ओरिजिन। ठीक है, मतलब कभी भी नो सॉल्यूशन हो सकता है क्या इस कैटेगरी में? नहीं क्या इस कैटेगरी में नो सॉल्यूशन कभी भी पॉसिबल है? सर, तीनों प्लेन एक नहीं पैरेलल ही रखे हो तो। अरे बेटा, ये कैसे पैरेलल होगा? 0,0,0 से पास होने वाली अच्छा अच्छा, कोई भी। नहीं नहीं सर, मुझे लगा कांस्टेंट भी एक है ऐसा। अरे कहाँ है, देखो ना, पढ़ो ना। होमोजीनियस पढ़ नहीं रहे नहीं। हैं अभी अपन। इसमें नहीं हाँ होगा, इसमें नहीं होगा। तो नो सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल। आई होप तुम समझ गए। नो सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल। ठीक है। अब कौन से फिर आएंगे? नो सॉल्यूशन तो है ही से नहीं, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ना यार, अब जब बनाएंगे चार्ट तो नो सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल। और क्या केस आएंगे? आएंगे ना भी, इनफाइनाइट और यूनिक। क्या तीन प्लेन के बीच में ओरिजिन से पास होने वाले इनफाइनाइट हो सकते हैं? हाँ, ओवरलैपिंग। ओरिजिन से तो पास हो रहे हैं पर तीनों प्लेन कोइंसाइड कर जाए तो हम बोल सकते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तीनों प्लेन कोइंसाइड करे कि कोई एक कॉमन लाइन हो उनमें से। एक कॉमन लाइन भी हो गई तो भी तीन प्लेन्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे सकते हैं ना, और वो कॉमन लाइन 0,0 से पास हो जाए। इसको समझने के लिए तुम्हारे पास नोटबुक होगी, नोटबुक के पन्ने अलग अलग बाइंडेड होते हैं ना, एक ये पन्ना, एक ये पन्ना और एक ये पन्ना, ऐसे तीन पन्ने ले लो। ये कॉमन लाइन है, ये प्लेन से मेरे तीन पन्ने। ठीक है। क्या इन तीनों के बीच में इनफाइनाइट सॉल्यूशन है? बताओ। इन तीनों प्लेन्स के बीच में हाँ इनफाइनाइट सर। सॉल्यूशन है? बिल्कुल है। कॉमन लाइन आने का मतलब क्या? इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गए। और अगर ये ओरिजिन से पास हो जाए, ये भी पॉसिबल है ना, कॉमन लाइन ओरिजिन से पास हो गई। ठीक है। और ये प्लेन इतना नहीं होता है, हाँ इनफाइनाइट होता है, तुम्हें पता होगा। जैसे लाइन भी एक जरा सी नहीं होती है, लाइन सेगमेंट नहीं होता है, ये पूरा इतना बड़ा होगा, वो मैंने इनफाइनाइट तक जा रहा है, एक लाइन ही इनफाइनाइट होती है। ठीक है। ये तो बस समझने के लिए था। खैर, तो इनफाइनाइट यूनिक दोनों पॉसिबल है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा? जब डेल्टा जीरो हो जाएगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा? जब डेल्टा जीरो हो जाएगा। डेल्टा मतलब कौन सा डेल्टा? A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ये जीरो हो जाए। ठीक है। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन को अपन नॉन ट्रिवियल बोल सकते हैं ना? बोलो। क्या इसी को अपन सॉल्यूशन अदर देन जीरो बोल सकते हैं ना? बोलो। ट्रिवियल का मतलब क्या होता था? यूनिक 0,0,0। तो अब आएगा ना यूनिक। इसके अंदर अपन बोलेंगे डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो की कंडीशन है, कंडीशन याद रखना है। और इसी को अपन बोलते हैं ट्राइवियल या ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या नॉन ट्रिवियल इसके अंदर आएगा? नहीं आएगा, एक ही तो सॉल्यूशन है। नॉन ट्रिवियल इसके अंदर आया है और सॉल्यूशन अदर देन जीरो इसमें आया है। डज नॉट हैव अ ट्राइवियल सॉल्यूशन आएगा क्या इसके अंदर? क्या इसके अंदर डज नॉट हैव अ ट्राइवियल नहीं सॉल्यूशन आना चाहिए? नहीं। आएगा। आएगा। भूल गए तुम, इनफाइनाइट रखा था अपन ने। चलो चलो चलो, कहाँ गया, कहाँ गया? ये रहा। नॉन डज नॉट हैव अ ट्राइबल सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और वर्ड्स में मैंने डेफिनेशन में सब लिखा हुआ है, ये तो मैंने ऐसे ही तुम्हें नाम बता दिया। ठीक है। अच्छा, जीरो नॉन जीरो डज नॉट हैव अ जीरो, जीरो के बारे में बताओ। इसके अंदर जीरो सॉल्यूशन आएगा? बिल्कुल आएगा। अरे जीरो तो होगा ही होगा भाई साहब, आएगा। लिखू क्या यहाँ पे भी? इधर इनफाइनाइट के अंदर
हम बोलेंगे जीरो सॉल्यूशन आएगा, नॉन नॉन जीरो जीरो सॉल्यूशन भी आएगा, लिखा ये नीचे सॉल्यूशन अदर देन जीरो, ठीक है, ये दो आएंगे। डज नॉट हैव अ जीरो सॉल्यूशन, नहीं नहीं नहीं, जीरो तो नहीं सही। इसके अंदर जीरो सॉल्यूशन आएगा, बाकी कोई आएगा नहीं। नहीं, बस इतना। डज नॉट हैव अ जीरो सॉल्यूशन, कहाँ, ये तो सही जीरो, और यूनिक जीरो प्लस यूनिक, और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन अदर देन जीरो कहाँ है उसके पास, यूनिक सॉल्यूशन है। तो ये भाई अपनी टर्मिनोलॉजी हो गई, ये पूरा पार्ट अपना एक ही था, ठीक है। नो सॉल्यूशन की कैटेगरी तो गई। ये मैंने फिर से जो टर्मिनोलॉजी पढ़ी, अब वो एक्चुअली टर्मिनोलॉजी नहीं पढ़ा था ना, तो तुम यहाँ फंसते। आई होप तुम समझ गए, मैं तो सीधे यहाँ से थ्योरी स्टार्ट होती है, तो ये मैं बताता, ये मैं लिखता, अब तुम बोलते ये नॉन जीरो क्या है, डज नॉट हैव अ जीरो सॉल्यूशन क्या है, वहां पे तुम फंस जाते हैं। और ये मेरा दूसरा पार्ट है। तो मेरी दो कैटेगरी थी, मैंने चार्ट नहीं बनाया, ऐसे लिख दिया ये दो चीज, और नो सॉल्यूशन के अंदर तो कुछ है ही नहीं, ये अपना अलग है, ठीक है। ये हो गया अपना होमोजीनियस फॉर्म, ठीक है। इसके बाद आएगा नेक्स्ट अपना नॉन होमोजीनियस। अब नॉन होमोजीनियस का मतलब क्या हो गया, एटलीस्ट एक कांस्टेंट तो नॉन जीरो होगा, तभी अपन नॉन होमोजीनियस बोल रहे हैं। एटलीस्ट वन कांस्टेंट, एटलीस्ट वन कांस्टेंट, बोलो क्या, नॉन जीरो। D1 D2 D3, चलो फटाफट लिख लेते नॉन होमोजीनियस। A1x B1y प्लस C1z इक्वल टू में ही रख रहा हूं मैं, D1 A2x प्लस B2y प्लस C2z इज इक्वल टू D2 A3x प्लस B3y प्लस C3z इक्वल टू D3। ये हो गई तीन इक्वेशंस। एटलीस्ट वन एक नॉन जीरो है, ठीक है। चलो अब इसके अंदर क्या क्या आएगा, अब इसमें क्रैमर्स रूल अपना 3x3 वाला बन जाएगा, मैं वो वापस नहीं लिखूंगा, वो कॉपी पेस्ट अब वो ऊपर कर लिया मैंने, काफी है। फटाफट इसका तो अपन चार्ट बना लेते हैं। पहला आएगा डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, चार्ट अच्छे समझना, हाँ। दूसरा आएगा डेल्टा इक्वल टू जीरो। डेल्टा मतलब पता है ना, कि लिखो वापस, लिख देता हूँ, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये होता है डेल्टा, ठीक है। ओके चलो, डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। रीजन तुम्हें मैं बाद में दे दूंगा, ठीक है। तुम बोलोगे सर ये रीजन कैसे बने, तो ये मैट्रिक्स के थ्रू प्रूव होते हैं, अभी अपन ने मैट्रिक्स पढ़ानी है इसलिए, अभी तो बस तुम्हें बस चार्ट याद रख लेना। अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो हो तो यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, क्रैमर्स रूल के थ्रू। और वो क्या है, फॉर्मूला बोलो, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा, डेल्टा जेड आवाज आ रही है कि नहीं, कोई बोल नहीं रहा है आज। यस, चली गई थी अभी अभी। आपकी अरे आवाज ये खुल चली गई। गई। कितने तक गई थी, आज आवाज कैसे जा रही है ये। वो Z इक्वल आपने बताया हाँ था। जेड इक्वल लिखा था लास्ट अच्छा ये वाला, मैं बोल रहा था कि ये लिखूं क्या, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई वापस की चलेगा। चलेगा सर, मत लिखो। हाँ वो ये अपना एक्स को हटा के फिर वो कांस्टेंट लिख के, और इक्वल टू में रखा है मैंने D1 D2, याद रखना, ठीक है। चलो अब डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, और ये हो जाएगा अपना, ठीक है। अब दूसरा आता है यहाँ पे, डेल्टा इक्वल टू जीरो की बात करें तो डेल्टा इक्वल टू जीरो के अंदर हमें तीन डेल्टा निकालने पड़ेंगे। अब डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड निकाला जाएगा, और उसी से हमारी दो कैटेगरी वापस बनेगी। यूनिक तो कंफर्म हो गया, यूनिक तो खत्म ही हो गया, यूनिक में बस एक ही कंडीशन होती है, डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो। अब डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड तुमने तीनों निकाले, उसमें
अगर एटलीस्ट वन ऑफ का मतलब क्या होता है? कम से कम एक, कौन सा भी एक। कम से कम कोई एक भी नॉन जीरो हो गया इन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, दैट यू नो कैसे बनता है, तो हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन। ठीक है। अब अगर ये चार्ट इतना ही आसान होता तो बहुत आसान हो जाता, पर कंफ्यूजन इसके बाद शुरू होता है बच्चों को, क्योंकि थ्योरी ढंग से दी नहीं है बहुत जगह पे। तुम्हें क्या लगता है इधर केस क्या आना चाहिए फिर? इफ ऑल जीरो, सबके सब जीरो हो जाए, कौन से? डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, सबके सब जीरो हो जाए, और डेल्टा तो खुद ऑटोमेटिकली था ही सही, उसी की कैटेगरी है। तो तुम्हें क्या लगता है, वो बताओ क्या आना चाहिए इसमें? क्या आना चाहिए? फाइनल सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइंस। हाँ सर। है ना? पर यही गलत जवाब है। क्यों? उसका रीजन भी मैं दे दूंगा यहीं पे। प्लेन से हम इसको रिलेट कर सकते हैं, प्लेन की इक्वेशन ही है, बस ये प्लेन सबके सब ओरिजिन से पास नहीं हो रहे नॉन होमोजेनस में, ऐसा। ठीक है। इसके अंदर दो केस आएंगे, और उसके लिए अपन क्या निकालेंगे? नाउ फाइंड, अगर ये सब जीरो आ जाए इसके बाद फाइंड ऑल कोफैक्टर्स। सर आवाज फिर से चली गई। अभी आ रही बेटा आवाज? हाँ अभी आ रही है। अच्छा, ओके 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 ओके, आज आवाज जा रही है, पता नहीं क्यों। हाँ जी। इफ ऑल जीरो हो गए हैं अगर, तो उसमें फिर से दो कैटेगरी बनेगी, और वो कैसे बनेगी? तुम सभी कोफैक्टर्स निकालोगे डी डेल्टा के। कोफैक्टर्स कितने निकलेंगे बताओ 3x3 में टोटल? नो। नो। ठीक है, ठीक है, टोटल 9 कोफैक्टर्स निकलेंगे। डरो मत तुम, जब क्वेश्चन करेंगे ना तुम फटाफट बोल दोगे। फाइंड ऑल द कोफैक्टर्स ऑफ डेल्टा। ठीक है। इफ एटलीस्ट वन नॉन जीरो निकल जाए, कितनों में से? आउट ऑफ 9 कोफैक्टर्स। सिर्फ एक को ही देखना है तुम्हें, अगर कम से कम एक भी निकल गया तो आंसर हो जाएगा क्या? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इस केस में इनफाइनाइट आता है। यहां तक भी खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चंस करेंगे फिर सब क्लियर होगा। हाँ, बेफिक्र रहो, अभी तो बस तुम थ्योरी कंप्लीट कर लो आज। इसके अंदर फिर से दो कैटेगरी आती है, और ये सब ना मैट्रिक्स के प्रूफ से बना हुआ है। एक्चुअली मैं रीजन दूंगा ऐसा क्यों पार्टीशन हुआ, हाँ मैं सबके रीजन दूंगा। अब क्या निकालोगे? अगर मान लो ये तो हो गया, अगर ऑल कोफैक्टर्स, ऑल 9 कोफैक्टर्स क्या बन जाए? जीरो, सबके सब जीरो हो जाए, तो क्या सर उसके बाद क्या होगा? फिर से दो केस। अब तुम क्या निकालोगे? अब निकालेंगे हम फाइंड ऑल कोफैक्टर्स ऑफ डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई। इतना निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं फिर बोल रहा हूं, हाँ, पर थ्योरी तुम्हें पता होनी चाहिए कि क्या केस है। हम सब निकालेंगे। अब कितने आएंगे टोटल? 27 आएंगे ना कोफैक्टर्स? अरे बोलो। यस सर। नो नो नो, 27 निकलेंगे, और उसमें फिर से दो केस बनते हैं। अगर सब जीरो आ जाए, बस खत्म। अब यहाँ पे अगर सब जीरो आ जाए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एटलीस्ट वन नॉन जीरो आ जाए तो नो सॉल्यूशन। एटलीस्ट वन नॉन जीरो किसने में से? आउट ऑफ 27, यहां लिख देता हूं, आउट ऑफ 27 कोफैक्टर्स। अब तुम बोलोगे सर इतना सॉल्व करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, पर ये चार्ट है जिस चार्ट को तुम्हें याद रखना है। दिस इज द कंप्लीट चार्ट।
ठीक है, आई एम अगेन रिपीटिंग, रीजन मैं दे रहा हूँ, रीजन मैं भी एग्जांपल से दूंगा, तुम खुद समझ जाओगे। और इतना कॉम्प्लिकेटेड तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। क्यों नहीं दिया? क्योंकि सब जगह गलत दिया है। वो यहाँ पे खत्म कर देता। मैं ये भी बता दूं कि अपने मॉड्यूल में कैसा दिया हुआ है। अपने मॉड्यूल में लिखा हुआ है यहाँ पे नो सॉल्यूशन, जितना मुझे याद है, बाकी तुम एक बार देख लेना इस बार के मॉड्यूल में कैसा दिया है। यहाँ पे नो सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अगर सब जीरो आ जाए तो उन्होंने सिर्फ ऐसा लिख दिया है, पता है क्या, इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन, ऐसा लिख दिया। ये भी सही है ना? क्या ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये गलत है क्या? कि अगर सब डेल्टा जीरो हो जाए तो इनफाइनाइट या नो सॉल्यूशन होंगे और करके, क्या ये गलत है स्टेटमेंट? नहीं सर। नहीं है। पर उसमें कब कौन सा होगा उन्होंने नहीं करा है। उन्होंने ऐसा बोला कि आप क्रॉस चेक करो, आप फील करो, आप उसका फिगर बना के देखो। ठीक है, हमने उसका भी मैथमेटिकल चीज मैंने तुम्हें लिखवा दी है, ऐसा है। ठीक है, अब ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्यों पढ़ रहा है आने में, ऐसी क्यों दिक्कतें आ रही है? तो लो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि तुम्हें अब डिटर्मिनेंट आता है। बस थ्योरी खत्म हो गई अपनी। ओके, क्वेश्चंस बाकी रहेंगे। फॉर एन एग्जांपल, मैंने तुम्हें इक्वेशन लिखी ये तीन इक्वेशंस दिए। पता है ये तीन इक्वेशंस क्या है? ये तीन पैरेलल प्लेन्स हैं। बस इतना समझ लो अभी के लिए। क्यों है पैरेलल? यहाँ पे कोई स्लोप व्लोप नहीं होता है, बस ये तीन पैरेलल है। लो थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता हूँ, 2x 2y 2z इक्वल टू 7। ठीक है, तीन पैरेलल प्लेन्स है। जरा इसका डेल्टा बताओ, इसका डेल्टा बताओ तो जरा। 0 बताओ कि डेल्टा निकाल के लो। 1 1 1 1 1 1 2 2 2 0। बहुत शानदार। जरा डेल्टा एक्स निकालो। अब तुम बोलोगे डेल्टा एक्स कैसे निकालेंगे? लो 3 5 7 1 1 2 1 1 2, यही है ना? कितना है डेल्टा एक्स? 0 0। बहुत 0 शानदार। डेल्टा वाई बताओ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। डेल्टा जेड बताओ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। क्या ये सब जीरो है? क्या ये सब जीरो है? हाँ सर। ठीक है। और इतना बस समझ लो कि इनको पैरेलल प्लेन्स बोलते हैं। या तुम ऐसा समझ लो, क्या इनमें कोई भी सॉल्यूशन होगा? लॉजिकली देखो, क्या इसके सॉल्यूशन के बारे में तुम क्या बोलते हैं लॉजिकली? नो सॉल्यूशन। अरे यस और नो? कोई एक्स वाई जेड पॉसिबल है जो ये तीनों ट्रू चीजें ट्रू कर दे? अरे कैसे होगा? पहले दो से समझ में आ गया, नो सॉल्यूशन। यस और नो? यस सर। हाँ ठीक है। सर। और इसके सब डेल्टा जीरो हो रहे हैं, तो जो दिमाग में क्या आता था कि एटलीस्ट एक नॉन जीरो हो तो नो सॉल्यूशन, इट्स ओके। पर सब जीरो तो क्या इनफाइनाइट होंगे? ना ना ना। ये देखो भाई, आंसर नो सॉल्यूशन है, क्योंकि ये पैरेलल प्लेन्स है। तो सर आपकी कंडीशन लगा के बताओ ना, कैसे आप बोलोगे? तो देखो अपनी कंडीशंस कैसे लगेगी। सबसे पहले तुमने डेल्टा निकाला, डेल्टा जीरो हो गया, तो मुझे बताओ क्या यूनिक हो सकता है? क्या क्या यूनिक हो सकता है? क्या यूनिक हो सकता है? नहीं। यूनिक के लिए तो डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो चाहिए था। अब डेल्टा जीरो आ गया, अब सब डेल्टा एक्स निकालोगे तो सबके सब जीरो हो गए। तो इस चार्ट में तुम किस तरफ जाओगे बताओ? इस चार्ट में तुम्हें किस तरफ जाना पड़ेगा? अभी प्रोसीड करना पड़ेगा इधर। फाइंड यस और नो? इधर आ गए। अब इसमें फिर अपने दो कैटेगरी फिर से बनेंगे, क्योंकि सब जीरो है। लॉजिकली मैंने क्या बताया, किताबों में तो लिख देते लॉजिकली, आप देख लो तो लॉजिकली तो समझ में आ गया कि नो सॉल्यूशन है। पर मैथमेटिकली भी तो कुछ होना चाहिए, तो ये मैथमेटिकल की चीजें लिखी है। चलो बताओ, फाइंड ऑल द कोफैक्टर्स ऑफ डेल्टा। सभी कोफैक्टर्स निकालो डेल्टा के। ये रे, क्या सभी कोफैक्टर्स जीरो हो रहे हैं? क्या सभी कोफैक्टर्स जीरो हो रहे हैं? नो कोफैक्टर्स की तरफ नजर मारो फटाफट ओरली। अरे साफ दिख रहा है। कैसे नो कोफैक्टर्स निकालने वो भी मैं बता दूं। देखो कितने क्विकली निकलते हैं कोफैक्टर्स। एक ये लोगे, ठीक है, एक ये वाला लोगे, एक ये वाला लोगे, एक ये वाला लोगे, और एक फर्स्ट क्लास ऐसे टाइप के ले लोगे। इसी टाइप के नो आएंगे ना, A1 B2 माइनस A2 B1। तुम्हें माइनर कोफैक्टर से मतलब तो मैं तो जीरो नॉन जीरो देखने बस। क्या सभी कोफैक्टर जीरो हैं? यस सर। सभी कोफैक्टर जीरो। क्या अभी भी हम कमेंट कर सकते हैं क्या? नहीं। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो देखो लॉजिकली तो हो रहा है, पर मैथमेटिकली में देखो कितने चेकिंग करनी पड़ रही है। हम यहां पर आ गए। अब सब, अब तुम्हें सभी डेल्टा एक्स डेल्टा वाई के देखने हो, पूरे 27 नहीं चेक करने। मैं फिर बोल रहा हूं नहीं चेक करने। तुम इसी से बता दोगे क्या डेल्टा एक्स का एटलीस्ट एक कोफैक्टर दिख रहा है जो कि नॉन जीरो है? अरे हाँ पहले ही सर। दिख रहा है। ये देखो हाँ 3 - 5, ये वाला ले लो कोफैक्टर। ये किसका कोफैक्टर है पता है?
3 - 5 किसका कोफैक्टर है? पता है किसका? 2 का। याद है कि भूल गए? याद है सर। आई होप तुम्हें थोड़ा बहुत तो याद होगा। ये और ये, इन शॉर्ट अपन को सभी के दो दो के डिटर्मिनेंट निकाल के वैल्यू निकालनी है, उन्हीं को कोफैक्टर्स कह रहे हैं। बस माइनर कोफैक्टर का रहता है इसमें। ठीक है, तो फाइनली आंसर क्या आ गया? एटलीस्ट वन नॉन जीरो, तो नो सॉल्यूशन। क्या पूरे 27 चेक करने पड़े क्या? बोलो नहीं। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि पूरे 27 के 27 चेक करने पड़ जाए जेई के इतिहास में। ठीक है, वो दिख जाएगा तुम्हें, मतलब वो आंखें खोल के देखोगे ना तो तुम्हें बिना, मुझे बताओ क्या तुम्हें डेल्टा के लिखने पड़ेगा सभी कोफैक्टर्स की ओरली दिख रहे थे सभी नो जीरो? बोलो, क्या तुम्हें लिखने पड़ रहे थे क्या? अरे बोलो। नहीं सर, दिख ये रहे थे। देखा, ये देखा, ये देखा, ये देखा, फिर ये वाला देखा, ये वाला देखा, फिर ये देखा, ये देखा, सब ओरली हो रहे, और एक ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, टोटल 9। ऐसे ही कुछ करते हैं जो ओरली दिख रहा है आंखें खोल के, विद इन 5 सेकंड तुम्हें सबके सब निकल जाएंगे। वो 27 के तो चेक ही नहीं करने, ये मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया, पहले ही पता चल जाएगा तुम्हें। बहुत रेयर केस होता है, और वो भी नहीं तो लॉजिकली सोचो, जो किताबों में दिया है, थिंक लॉजिकली, खत्म करो ये सब सवाल। ठीक है, तो ये चीज थी भाई जो हमने लॉजिकली भी देखा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। मैथमेटिकली, मैथमेटिकली देखेंगे तो क्या क्या आएगा बताओ? डेल्टा 0, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड 0, ऑल कोफैक्टर्स किसके? बोलो। ऑफ डेल्टा। एटलीस्ट वन कोफैक्टर उन 27 में से, आउट ऑफ डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, क्या है? नॉन जीरो। तो मेरा आंसर आ गया है नो सॉल्यूशन। और वो लॉजिकली भी कोई भी बच्चा देख के ही बोल देता सर इसके तो नो सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन कहाँ निकलेंगे? एक वैल्यू दी है 3 के बराबर, वही वैल्यू 5 के बराबर है, ऐसे ही पॉसिबल नहीं है। और 2 में कॉमन नहीं आएगा तो 3 में यूनिक इनफाइनाइट कैसे सोचोगे तुम? ये अपना पार्ट खत्म हुआ। अब इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे इक्वेशन सॉल्विंग के, तुम टेंशन मत लो। एक क्लास अपनी पूरी इक्वेशन सॉल्विंग पे ही मैं रखूंगा, पर ये थ्योरी तुम पहले ग्रास करके याद कर लो, क्वेश्चन तो अपन कर लेंगे और थ्योरी कंप्लीट हो गई। इसके अलावा कोई थ्योरी नहीं है, क्वेश्चन आएंगे बढ़िया बढ़िया, तब अपन और देखेंगे। और ये चार्ट बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, क्योंकि नॉर्मली किताबों में नहीं दिया है। मैंने कैसे लिखा है? ये मैंने मैट्रिक्स की थ्योरी से ये लिखा हुआ है, और जो हम बाद में पढ़ेंगे तब इनके प्रूफ भी आएंगे, जिनको तुम्हें फिलहाल याद कर देना है। हाँ बेटा। एक डाउट था। हाँ बोलो। जो कोफैक्टर निकालने हैं तो हम पहले डिटर्मिनेंट को सिंपलीफाई करके फिर निकाले तो चलता है? डिटर्मिनेंट को निकाल के कैसे? पहले जो डिटर्मिनेंट है उसको कुछ कुछ ऑपरेशन वगैरह लगा के सिंपलीफाई कर डेल, दिया। डेल्टा एक्स की वैल्यू निकाल के कैसे कोफैक्टर निकालोगे? डेल्टा एक्स मतलब वो जो डिटर्मिनेंट होगा उसको सिंपलीफाई करके, नहीं, डिटर्मिनेंट को वैल्यू नहीं सिंपलीफाई, निकाल, मतलब वो रो वन इंटरचेंज जो भी सब। नहीं 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 नहीं, जो जैसा एलिमेंट का पूछा उसी एलिमेंट का पूछ रहे ना, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। जब मैं कोफैक्टर लिख रहा हूं तो मैं 1 का कोफैक्टर लिख रहा हूं, तुम 1 को ही बदल दोगे तो चीटिंग नहीं हो जाएगी? इसका जब कोफैक्टर लिखेंगे तो 1 का कोफैक्टर लिखना है बेटा। 1 का कोफैक्टर लिखना है तो तुम 2 का कोफैक्टर लिख सकते हो क्या, या 2 बना के R1 को R1 प्लस R2 करके? नहीं, ओके। अगर 1 का कोफैक्टर तो उसी पोजीशन का जो गिवन होता है ना उसी का निकालते हैं। अभी फिर भी ठीक है, मैट्रिक्स में बहुत गड़बड़े हो जाएगी, इसलिए वो रूल ही याद रखो। ओके, जो दिया हुआ है उसका कोफैक्टर निकालना है हमेशा, कोई ऑपरेशन लगा के नहीं, क्योंकि मैट्रिक्स में ये ऑपरेशन हम लगा भी नहीं पाएंगे, और ये मेन कोफैक्टर वर्ड मैट्रिक्स से आई है, ये रीजन। ठीक है, चलो तो ये होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, टर्मिनोलॉजी, क्रैमर्स रूल, और एक छोटा छोटा पॉइंट कि जीरो हो सकता है डिनोमिनेटर में, एक छोटा सा सवाल भी कर लिया, और ये अपना पूरा पॉइंट हो गया। तो आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं, इसको अच्छे से रिवाइज कर लो। हाँ बेटा। सर इक्वेशन सॉल्विंग की मॉड्यूल अभी रुक जाए ना? कर सकते हो, अगर तुम कर थ्योरी अच्छे से सकते हैं। समझ में आ गई कर सकते हो, मैं कुछ असाइनमेंट दूंगा इक्वेशन सॉल्विंग के लिए। ठीक है, तुम ठीक है। कर सकते हो। एक और चीज, कभी किसी के सॉल्यूशंस पढ़ो ना, तो हो सकता है उनके सॉल्यूशन में उन्होंने तरीका कुछ और लगा दिया हो, पर हमारी थ्योरी से आंसर मैच कर जाएगा। जैसे मैंने क्या बताया, सब कुछ सेम मिलेगा उनकी थ्योरी में भी, पता है उनकी थ्योरी में बस क्या फर्क आएगा यहाँ पे,
वो इसके बाद क्या बोल देंगे, बाय लुकिंग एट द इक्वेशंस वी कैन से दैट इट इज नो सॉल्यूशन। पर हमें तरीका पता है कैसे मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं। समझ आ गया? बस इतना चेंज तुम्हें किताबों से मिलेगा। हो गया क्लियर? ओके सर। हाँ सर। किताबों में लिखा है इनफाइनाइट और नो, बस खत्म हो जाता है, हमने उस चीज को आगे बढ़ा दिया। ठीक है, दूसरी चीज डिनोमिनेटर 0 हो सकता है, ये याद रखना, फंस सकते हो तुम। और तीसरी चीज ये वाली टर्मिनोलॉजी, किसका क्या मतलब होता है, ये याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो तो अब तुम्हें जो करना है डिटर्मिनेंट तुम करो, तुम फंसोगे नहीं कॉन्सेप्चुअली। अटकोगे तो तुम सोच नहीं पा रहे होगे शायद, बस इसीलिए प्रैक्टिस में करवाऊंगा, तुम कर सकते हो अपने लेवल पे। किताबें में एक असाइनमेंट दे दूं क्या इक्वेशन सॉल्विंग का भी विद द सॉल्यूशन? एक हाँ मैं इक्वेशन सॉल्विंग का भी आज दे देता हूँ, फ्री दोपहर में रहूंगा मैं तो मैं दे दूंगा। ठीक है, अभी तो खैर मेरी मीटिंग है, मुझे जाना पड़ेगा। ओके, तो हम यहीं तक रखते हैं आज की इस क्लास को। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे। राधे राधे सर। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे सर।